First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of our podcast. We have an esteemed guest with us today, Adnan Rashid. Adnan, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Jazakallah for joining us. बहुत शुक्रिया. Thank you so much for inviting me. अदनान भाई, आपका तारुफ मेरे साथ तब हुआ जब हम यूनिवर्सिटी में थे. आप आए, आपने एक टॉक दी थी. उसमें आपने अपना लाइफस्टाइल बताया था जो आप टीन्स में थे और अब आप जो है, एंड दैट वाज अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी. आप लिसनर्स के लिए बताएं वो क्या कहानी थी. उसको अगर मैं शॉर्ट करके बताऊं तो मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है. नाज सैनवे के पास एक पीछे मोहल्ला है, उसका नाम है अमरपुरा. तो मेरा बचपन जो है वो वहाँ पर गुजरा. मुझे मेरी मदर और दूसरे कज़न्स वगैरह और आंटीज़ वगैरह बताते हैं कि मैं बहुत शरारती था, इंतहाई शरारती बच्चा था. यानी मुझसे वो अपने बच्चे बचा के रखते थे. अच्छा. मैं इतना शरारती था. मोहल्ले का वो बंदा जैसे दूर है ना, वो बच्चा जैसे ठीक है. जी, यानी उस किस्म का शरारती था. और ये समरी है, डिटेल्स मुझे वो बहुत ज़्यादा है. तो जब मैंने स्कूलिंग शुरू की तो मेरी कुछ स्कूलिंग जो है हरीपुर हज़ारा में हुई. 2-3 साल वहाँ पर गुजारे और वहाँ भी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा. मैंने हिंद को ज़ुबान वहाँ पर सीखी. हमारी जो उसको आबाई ज़ुबान कह लें आप, या जो बड़ों की बुज़ुर्गों की ज़ुबान थी हिंद को, हरीपुर एबटाबाद की हिंद को जो है बहुत खूबसूरत और बड़ी स्वीट हिंद को है. डिफरेंट है पेशावर की हिंद को से और मानसेरे की हिंद को से और ये जो आस पास के इलाके हैं इनकी लैंग्वेज से. तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने वो ज़ुबान सीखी स्कूल में वो 2 साल. उसके बाद इस्लामाबाद में आया. तो इस्लामाबाद में मैंने इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज में G10-4 में जो है मैं 7वीं से 2nd ईयर तक मैंने यहाँ पर एजुकेशन हासिल की. और यहाँ पर भी बहुत शरारती था मैं. अच्छा. बहुत सारे मैंने पंगे और उल्टे सीधे काम जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि, और मेरे प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी मुझसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी थे और तंग भी थे. फिर मेरी शादी हुई. आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड इन द स्कूल हु गॉट मैरिड. इन स्कूल एज एब्सोल्युटली. मैं फर्स्ट ईयर में था, 17 ईयर्स ओल्ड. और मेरी शादी होगी 1995 में. तो मैं जब स्कूल गया तो मेरे टीचर्स जो हैं मुझे वो डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू हो गए. उन्होंने कहा अब तुम्हें मार नहीं सकते हम. इसके पीछे क्या कहानी थी शादी? इसके पीछे बस मेरी फुप्पो हैं यूके में. तो उनको मैं बड़ा पसंद था. अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे. वो वफ़ात पा चुकी हैं रहमतुल्लाह अलैहा. और वो तशरीफ़ लाई 1995 में हॉलीडे के लिए. अपनी उनकी बेटी थी उनके साथ. वो मेरी हम उम्र. तो लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं. मुझे आई लाइक्ड हर, माय कज़न. तो उसकी वजह से मेरी पप्पो ने और मेरे वाले साहब ने फ़ैसला किया कि शादी कर देनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं. तो पहला प्लान था कि निकाह किया जाए. सही. तो निकाह कर दिया उन्होंने कि निकाह कर देते हैं, रुखसती देखी जाएगी. तो जब हमारा निकाह हुआ तो मैंने वाले साहब को कहा मेरी बीवी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते. तो मेरे वाले साहब मुझे कहते हैं ये जो हम तुम्हें कहते हैं ना तुम शरारती हो, सही कहते हैं. तो मैंने कहा अब तो मेरी बीवी है, अब तो शी इज़ लीगल फॉर मी. तो अब इसमें बेहतरी है आप लोगों की कि आप हमारी रुखसती कर दें. तो मैंने उनको ब्लैकमेल किया. तो हमारी उन्होंने रुखसती कर दी. और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है. तो उन्होंने फिर रुखसती कर दी. फंक्शन किया मैरिड में अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी रुखसती होगी. तो आई गॉट मैरिड इन 1995. देन इन 1996 मूसा वाज बोर्न. My son Musa Adnan, who is also a YouTuber and he's a youth activist, mashallah, may Allah bless him. He's very active in the UK Muslim scene. He was born in 1996 when I was 18 years old. I was still in Pakistan at the time. Then in 1997 I moved to Britain. मेरा settlement visa हो गया तो मैं ब्रिटेन चला गया. My wife preferred to stay in Britain and I preferred Britain also. Because Britain आपको पता है दूर के धौल सुहाने, the grass is greener on the other side. ऐसा ही है. और indeed in many ways Britain is beautiful. बहुत अच्छा मुल्क है. I like it to this day. आज 2020 है, ये अक्टूबर का महीना है और मुझे ब्रिटेन यानी मैं ब्रिटेन गया था 14 अक्टूबर 1997. मुझे डेट भी याद है. अच्छा. हाँ जी. तो तकरीबन पूरे 23 साल जो है मुझे बरतानिया में हो गए हैं. सही. और आई लाइक ब्रिटेन एज अ कंट्री. इट्स अ वेरी नाइस कंट्री. देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट इट. लेकिन बरतानिया जाने के बाद 3 साल के लिए मैं पागल हो गया. मेरे वालिद साहब का साया, यानी इस तरह कि वो वालिद साहब पाकिस्तान में थे और मैं बरतानिया चला गया तो वो डायरेक्ट सुपरविजन ऑन माई लाइफ वाज़न्ट देयर. तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आई वेंट क्रेजी. जो मेरी सारी डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस एंड यू कैन नेम इट
आई लव्ड म्यूज़िक एट द टाइम। ठीक मैं ये रैप म्यूज़िक जो 90s में बहुत फेमस था, ये टूपाक और नोटोरियस B.I.G का दौर है, उनके गाने निकलते थे, तो आई यूज़ टू लिसन टू दोज सॉन्ग्स एंड आई वाज हेवीली इनटू देम। ठीक है, मेरी फ्रेंडशिप जो इस्लामाबाद में भी थी वो भी सारी इसी किस्म की एलीट क्लास से थी कि वो सारे इस किस्म का म्यूज़िक सुनते थे। बीच में हम कवालियाँ भी सुनते थे और भंगड़ा म्यूज़िक जो सिखों का म्यूज़िक आता था। आई यूज़ टू लव दैट म्यूज़िक, सो आई मूव टू ब्रिटेन। तो मैंने कहा कि अब ये जितने भी म्यूज़िक जो मैं कैस्टों वगैरह, उस टाइम VHS नहीं, सॉरी, वो जो टेप्स कैसेट प्लास्टिक की जो आती थी, मेरा ख्याल आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपको वो चीज़ें याद नहीं होगी, आपने CD का दौर देखा होगा, हमने वो दौर भी देखा, कैसेट्स। तो वो जब चलती थी तो मैंने सोचा बरतानिया में तो अब तो यहाँ पे तो ये ओरिजिनल लोग हैं जो क्रिएट करने वाले हैं, इनको मिलना चाहिए। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉन्सर्ट्स एंड यू नो all these music events and gigs and everything. So I got into that, and from that I got involved in gangs. There was gang violence. I got basically involved in stuff like that without giving too many details. मेरी फ्रेंडशिप भी उसी किस्म की थी, गैंगस्टर टाइप लोग थे, तो उसमें मुझे काफ़ी इंजरीज हुई, मेरी प्रॉब्लम्स हुई। माई वाइफ वॉज unfortunately she went through a lot because of me. She was very patient. She would pray for me. वो मेरे लिए दुआ करती थी कि अल्लाह इसको बंदे को हिदायत दे दे, क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली आउट। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्रग्स ये इस तरह के काम नहीं किए। आई वॉज नेवर इनटू ड्रग्स और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट wanna be gangster kind of thing, you know. So I pretty much got to that level somehow, you know, where I wanted to be you know, ये movies देख के हम बच्चे brain wash होते हैं। I was a child, I was a kid, I was a teenager when I went to Britain. और टीनेजर्स क्या उनकी क्या होती है, वो उस 90s में वो गैंगस्टर मूवीज़ आती थी, बॉयज़ इन द हुड, ओके, या दूसरी आपने मेनेस टू द सोसाइटी, और उससे अगर पीछे जाना है आपने 80s में वो कर लें आप गुड फेलस, या आप कर लें ना 70s की द गॉड फादर, ये सारी मूवीज़ देखी हुई। और सद्दाम हुसैन जैसा बंदा इंस्पायर हो गया था गॉड फादर से, तो मेरी क्या हैसियत थी, राइट। तो ये चीज़ें देख देख के हम कहते थे कि यार ये वेस्ट में आ गए हैं इधर, ये सारी मूवीज़, ये वो रैप आर्टिस्ट को देख देख के, टूपाक और नोटोरियस B.I.G, देम डाइंग, किलिंग ईच अदर, स्टफ लाइक दैट। क्योंकि दीन तो था नहीं लाइफ में, कोई दीनी इंस्पिरेशन थी नहीं, उस टाइम नहीं थी मेरी लाइफ में। देयर वाज अ लॉट ऑफ दीनी इंस्पिरेशन फॉर मी व्हिच आई वाज एक्सपोज्ड टू लेटर ऑन, हैविंग गॉन थ्रू ऑल दैट बकवास इन माय लाइफ फॉर 3 years। ठीक हो गया, 3 साल जो है मैं उसी से गुजरा। 1997 से आप कह लें 2000 तक जो है मैं काफ़ी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा, क्योंकि दीनी इंस्पिरेशन नहीं थी। सारी की सारी इंस्पिरेशन जो है ये म्यूज़िक, मूवीज़, हॉलीवुड, नॉट सो मच बॉलीवुड तो बकवास ही था उस टाइम, यू नो। तो अभी भी बकवास ही, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई हैवंट बीन इनटू इट एट दैट टाइम, आई नेवर फाउंड इट वेरी इन्फ्लुएंशियल इन एनी वे। तो उसके बाद जो है मैंने फिर काफ़ी जो है मेरी लाइफ में चेंजेस आई, और आई वेंट इनटू डिप्रेशन कि क्या बकवास लाइफ है, यू नो, व्हाट एम आई लिविंग माई लाइफ फॉर, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। एट दैट वेरी पॉइंट इन माई लाइफ मेरे दादा को स्ट्रोक अटैक हुआ पाकिस्तान में, सो ही केम बैक। I saw my grandfather dying. I loved him to bits, and I spent some time with him. And he was praying. I would see that even though he couldn't speak, he would pray for me. I could see that, and that really touched me. फिर उसी दौरान एक गांव का हमारा बंदा आया, उसने मुझे एक किताब दी कि आपके एंसेस्टर्स का जिक्र इस किताब में है, कि आपके एंसेस्टर्स मुजाहिदीन थे, उन्होंने ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जो है स्ट्रगल किए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में वो इन्वॉल्व थे, और उन पर मुकदमे चले हैं, दे वर यू नो पुट ऑन ट्रायल्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट माई डायरेक्ट एंसेस्टर, माई ग्रेट ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, हिज नेम वाज शेख मिनहाजुद्दीन। आई हैव इवन written an article on him. And it can be found in a book titled the 40 Ahlul Hadith Scholars of the Indian Subcontinent. It is an English translation of an Urdu book, and I wrote the foreword for it together with Sheikh Sohaib Hassan Hafizullah and Sheikh Ahmad Lakwi Hafizullah and myself. We wrote 3 forewords for that particular book, and one of them is my foreword, जिसको मुकदमा कहते हैं, और उसमें मेरे एंसेस्टर, मेरे जो जद्दे अमजद हैं मिनहाजुद्दीन साहब, उनकी मैंने हिस्ट्री लिखी है, शेख मिनहाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। So he came from a learned family. He was a huge scholar. He was a great scholar. He was a direct student of many influential figures in the Indian subcontinent. People like Sayyid Nazir Hussain al-Dehlawi from Delhi. He was one of the successors of Shah Waliullah and Shah Abdul Aziz
not direct descendant in the spiritual sense that he inherited the Gadi, the seat of Delhi, that school where Shah Waliullah taught, where Shah Abdul Aziz taught. That's the very place where Sayyid Nazir Hussain al-Dehlavi taught, and my ancestor was a direct student of his. ठीक हो गया. उसके बाद एक और बहुत बड़े स्कॉलर थे जो यमनी स्कॉलर थे, जो इमाम शौकानी के शागिर्दों में से थे. उनका नाम था शेख हुसैन बिन मोहसिन अल अंसारी अल यमानी, जिनको नवाब सिद्दीक हसन खान, जो कि एक और आलिम दीन थे, स्कॉलर थे, उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, मेरा उस पर पूरा लेक्चर है तकरीबन 2 घंटे का यूट्यूब पे, ऑन नवाब सिद्दीक हसन खान. यू मस्ट लिसन टू इट. वो नवाब साहब ने ये जो उलमा थे उनकी बड़ी कदर करते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट दी भोपाल में, टू कम फ्रॉम यमन एंड टीच इन इंडिया द साइंस ऑफ हदीस, बिकॉज इंडिया वॉज लैकिंग इन द साइंस ऑफ हदीस. सो शेख हुसैन हुदैदा यमन से भोपाल आए और वहाँ पर उन्होंने हदीस पढ़ाई, और इन्हीं के शागिर्दों में से वो 2 लोग निकले जिन्होंने सुनन अबू दाऊद की शरह लिखी और जामिया तिरमिज़ी की शरह लिखी. मिसाल के तौर पे औनुल मबूद एक किताब है बहुत मशहूर, सुनन अबू दाऊद की शरह है, जो शेख शम्सुल हक अज़ीम आबादी साहब ने लिखी, जो शेख हुसैन के शागिर्दों में से थे. सही. और दूसरी जो शरह लिखी तिरमिज़ी की, सुनन तिरमिज़ी की, वो थी शेख अब्दुर्रहमान मुबारक फौरी, बहुत मशहूर शख्सियत हैं. सीड नेक्टर के ऑथर? नहीं, वो सफ़ी रहमान, ये उन्हीं की फैमिली से गालिबन, उनके बुज़ुर्गों में से एक आलिम थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में 1800 की जो सदी है उसमें उन्होंने ये लेट 19वीं सेंचुरी 1870, 80, 90 की दहाई में उन्होंने ये काम किया था, और वो उन्हीं के स्टूडेंट्स में थे. और उसी दौरान मेरे जो जद्द अमजद हैं शेख मिनाजुद्दीन, उनके शागिर्दों में शामिल थे. हाँ जी. तो उन्होंने वो पढ़ी. उनकी जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ा कि वो ही वॉज इंडाइक्टेड इन द इंडियन म्यूटिनी, बेसिकली जो इंडियन म्यूटिनी हुई थी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें उन पर मुकदमा चला 1859 में, एंड ही वॉज एक्साइल्ड टू हरिपुर, वे वी करंटली बिलोंग बेसिकली. हरिपुर वो जिला वतन हुए थे, उनको एक्साइल करके अंग्रेज़ों ने 7 साल अंडर हाउस अरेस्ट इन चेन्स दे केप्ट हिम देयर under the supervision of the political agent in that region. So that's where he lived for the rest of his life. His children lived there and they studied. They were distant students of the ulama in the Indian subcontinent, and at times they met them in person as well. So they went through a lot, and he was basically, you can say, the qadi of the region. जो मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी मेरी आंखें खुल गई. मैंने कहा यार, आई एम फ्रॉम अ वेरी नोबल डिसेंट. मेरी जो एंसेस्ट्री है, ये एब्सोल्युटली, यू नो, सो आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड. उसने मेरा माइंड चेंज कर दिया. वो पाकिस्तान से जब मैं इंग्लैंड वापस गया तो आई कुडंट मिक्स विद द सेम फ्रेंड्स, आई कुडंट गो टू द सेम प्लेसेस, आई कुडंट, यू नो, डू द सेम थिंग्स आई यूज्ड टू डू फॉर द लास्ट 3 years. जो मैं पागल हो गया. तो 2001, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई बिकेम प्रैक्टिसिंग. इस ट्रांजिशन में किन किन चीज़ों ने आपकी हेल्प की? आपका जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो एक किताब थी, वो आपकी हिस्ट्री थी फैमिली की जी. मगर उधर जाके आपने फिर सर्कल्स ढूंढे, दोस्तों के या उलमा के, या क्या आपने किया? जी, मैंने सबसे पहले एक स्ट्रगल मेरे अंदर शुरू हो गई, इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन माय रीसेंट पास्ट एंड व्हाट लाइज इन द फ्यूचर. सो फ्यूचर में मुझे ये नज़र आ रहा था कि मैं दीनी हो जाऊंगा, दाढ़ी रख लूँगा, नमाज़ पढ़ूंगा, लाइफ ड्राई हो जाएगी. ये किस किस्म की लाइफ है? मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, और वो सारा जो लाइमलाइट पीछे था 3 साल का, क्लब्स एंड गिग्स एंड म्यूज़िक एंड यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, दोज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम, पार्टिंग, फन, इन्वर्टेड कॉमर्स में फन, राइट. तो ये स्ट्रगल शुरू हो गई मेरी इंटरनल. लेकिन फिर आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. आई कुड सी दैट वो जो लाइफ मुझे फ़न नज़र आ रही थी, वो हकीकत में जो है वो तबाही थी, वो डिस्ट्रक्शन थी, स्लो डेथ, मूविंग टुवर्ड्स डेथ स्लोली, ओके, स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल डेथ, लिटरली फिजिकल डेथ. यानी आई एंडेड अप इन सिचुएशंस वेयर आई वुड हैव डाइड फिजिकली. तो दूसरी तरफ मुझे जो ड्राई किस्म की लाइफ नज़र आ रही थी, वो हकीकत में ड्राई नहीं थी. इट वॉज फिल्ड विद स्पिरिचुअल रिचनेस एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड इत्मीनान. तो उसमें मुझे काफ़ी जो है ना एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ा. एक दिन मैं बैठा हुआ था, मुझे वो दिन अभी तक याद है कि मेरे हाथ में मेरी एक फ़ोन सिम थी,
सही। और वो प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा वॉज बिटवीन मी एंड अल्लाह. इट वॉज द बिगेस्ट बैरियर बिटवीन मी एंड अल्लाह. अच्छा। हाँ, एब्सोल्युटली. उसमें क्या था, उसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, मेरे फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स, जो म्यूज़िक आर्टिस्ट थे जो मुझे बुलाते थे अपने गिग्स पे, ये वो जो भी मेरी दोस्तियाँ यारियाँ थी जिनकी वजह से मैं दीन से दूर था, वो कॉन्टैक्ट्स उसमें थे. और वही नंबर मेरा वो लोग यूज़ करते थे मुझे कांटेक्ट करने के लिए. तो मैं बैठा सोच रहा कि यार अगर ये चीज़ कायम और दायम रही तो मैं तरक्की नहीं कर सकूँगा, ऐसा ही है। मैं निकल नहीं सकूँगा इस गन से. और मेरे और अल्लाह के दरमियान ये छोटा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा हाइल है. मैंने हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके उसको तोड़ दिया. अच्छा। क्रैक कर दिया. मुझे वो दिन अभी भी याद है. और उस दिन के बाद अल्लाह ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की दीन में चलने के लिए, दीन में आगे जाने के लिए, कि मैं बयान नहीं कर सकता. फिर एक और दिन आया जब मेरे सामने मेरी सारी सीडीज़ थी, मेरा म्यूज़िक जो सारी कलेक्शन थी, वो सारी मैंने बैग में डाली और मैंने बिन में फेंक दी. और उसके बाद फिर भी स्ट्रगल थी मेरे लिए. मैं फिर मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ा जिनके साथ मैं मिक्स हूँ और अपनी जो दीनी जो दीन का इन्फ्लुएंस है मुझ पे, उसको मैं मजबूत करूं, पुख्ता करूं और बचाऊं अपने आप को बुराइयों से. क्योंकि जब आप नए किसी चीज़ से निकलते हैं तो उसकी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है. शैतान के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. शैतान आपको वापस खींचता है उस तरफ कि आओ आओ, क्या कर रहे हो तुम, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, ज़ाया कर रहे हो, तुम इतने मज़े की ज़िंदगी थी, ये छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम. और आप ये जो लोग अभी आप रिसेंट खबरें सुनते हैं ना कि लोग जो इस्लाम की तरफ आते हैं, म्यूज़िक आर्टिस्ट आ गए या शोबिज़ पर्सनालिटीज़ या एक्टर्स आ गए इस्लाम की तरफ, वो इसी वजह से आते हैं. मेरी भी कोई इसी किस्म की कैफियत थी कि वो तंग आ जाते हैं उस लाइफ से. वो लाइफ उनको तबाही नज़र आती है. इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि वो सुसाइडल हो जाते हैं. तो इस वजह से उनको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मिलते हैं. ऐसा ही है. फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी तरफ बुलाते हैं इंस्पायर करके. और फिर जब तक वो एफर्ट नहीं डालते वो आगे नहीं जा सकेंगे. तो मेरी लाइफ की यही स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी. उसके बाद 2001 में मैं इस्लाम की तरफ आया. मैंने लेक्चर्स सुने. शुरू में कुछ शिद्दत पसंद लोग जो हैं उनसे मैं थोड़ा इंस्पायर हो गया अनफॉर्चुनेटली. लेकिन जब मैंने ख़ुद अपनी पर्सनल स्टडी की तो मुझे एहसास हुआ कि ये लोग शिद्दत पसंद हैं और इनके साथ चलना मुनासिब नहीं है. और ये हकीकत में शिद्दत पसंद है क्योंकि उनके कुछ व्यूज़ ऐसे थे जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम से कॉन्फ्लिक्टिंग थे. तो शिद्दत पसंदी का एंटीडोट वाज पर्सनल स्टडी. पर्सनल स्टडी, एब्सोल्युटली. जब तक आप खुद ही स्टडी नहीं करेंगे आप मिस्कीन हैं. आप मिस्कीन हैं. आपको कोई भी आगे कहीं ले जाएगा. आपकी उंगली पकड़ के बच्चे की तरह. चलो बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता आप उसको क्या कहते हैं, बेटा किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से कुछ नहीं लेना. क्यों? आप बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप उसी बच्चे की तरह हैं. अगर आपको दीन का इल्म नहीं है तो आप उसी बच्चे की तरह हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर आके, कोई भी टॉम, डिक और हैरी या माजा गामा जो हमारी पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं, आपको आके किसी रास्ते में डाल देगा. और क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं है तो एक्सपोजर ना होने की वजह से आप समझेंगे वही दीन का कुल है, यही दीन की एम्बॉडीमेंट है, यही बंदा जिससे हम दीन सीख रहे हैं, इसी को ही सारा दीन मिल गया है. उसमें हम मारे जाते हैं. एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है. तो मुझे जब एक्सपोजर हुआ तो मुझे नज़र आया कि मेरे जो शुरू के इनिशियल टीचर्स थे वो शिद्दत पसंदी का शिकार थे. फिर मैंने उनसे जो है थोड़ी सी आज़ादी हासिल की और दूसरे टीचर्स को सुना. ख़ुद पर्सनल स्टडी की, क्लासिकल लिटरेचर मैंने उठा के पढ़ा. मैंने इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी थोड़ी सी तफसीर भी पढ़ी और उनकी हिस्ट्री पढ़ी. फिर मैंने ऑर्थोडॉक्स जो हमारे जो मेन स्ट्रीम उलमा हैं, मेनली अहले हदीस और कुछ देवबंदी उलमा और कुछ सूफ़ी उलमा भी, मैंने उनको भी मुतालिया किया. तो मैंने इंस्पिरेशन तकरीबन हर तबके से हासिल करने की कोशिश की. आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मैं रेकमेंड किसी बंदे को नहीं करूँगा कि आप कंट्रोवर्शियल जो है ना लिटरेचर से शुरू करें. नहीं, आप मेन स्ट्रीम लिटरेचर से शुरू करें. जो लोग एक्सेप्टेड हैं, तमाम मुसलमानों के यहाँ मकबूल हैं, उनकी किताबें पढ़ना शुरू करें. बजाय इसके कि आप कंट्रोवर्शियल मुतनाज़िया लोगों की किताबें पढ़ना शुरू कर दें और आप मुतनाज़िया लोगों के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएं. तो मेन स्ट्रीम लोगों को पढ़ें. बड़े बड़े जो उलमा हैं हमारे, उनकी किताबें पढ़ें. क्लासिकल लिटरेचर, इब्नुल जौज़ी हैं मिसाल के तौर पे, इब्न तैमिया हैं, इब्न कसीर हैं, ओके, इब्न हजर हैं,
बड़े उलमा में इब्नुल क़य्यिम जो बहुत ज़बरदस्त एक स्पिरिचुअल एज वेल एज यू नो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल ऑथर हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑथर हैं। इनकी किताबें, शाह वलीउल्लाह मिसाल के तौर पे एक मुसल्लम शख्सियत है, शाह वलीउल्लाह की किताबें पढ़ें, शाह अब्दुल अज़ीज़ की किताबें पढ़ें, और बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर हैं जिनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। मैं क्लासिकल स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। सो पर्सनल स्टडी ऑफ दीज स्कॉलर्स, एंड दूसरा जो आपने बताया कि आपने टीचर्स अपने एक्सपैंड किए जी। हाँ, वो आपने उससे आप तंग नज़री से बच जाते हैं, तंग नज़री से बच जाते हैं। आप नैरो माइंडेडनेस का शिकार नहीं होते, आप नैरो माइंडेड नहीं रहते। प्लस आप एक दूसरे की गलतियां भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं इससे पढ़ रहा हूँ ये गलत हो सकता है क्योंकि वो कह रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप मुअद्दब हो जाते हैं, आप में अदब आ जाता है, आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी के आलिम को, किसी के बड़े को गाली मत दें जी, उसकी बुराई मत करें, उसको बुरा भला मत कहें, बल्कि आप में एक टॉलरेंस, एक तहम्मुल का जज्बा पैदा हो जाएगा, रहमत आ जाती है। बिल्कुल। आपके दिल में जितना इल्म ज़्यादा होगा, ये सबसे बड़ी इल्म की निशानी इस्लाम में पता क्या है, तहम्मुल और रहम। आप रहम दिल हो जाएंगे, आपके अंदर तहम्मुल आ जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं तो इस्लाम से फ़ायदा नहीं उठाया, इस्लाम का फ़ायदा नहीं हुआ, इस्लाम को पढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ। तहम्मुल और रहम दिली, ये दो चीज़ें जो हैं, तहम्मुल मिजाजी और रहम दिली बहुत इंपॉर्टेंट है एक मुसलमान के लिए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान हो, जिसको दीन का इल्म हासिल हो, उसमें ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो जितना मर्ज़ी ज़्यादा इल्म हो, इल्म का फ़ायदा नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आपने ये चीज़ें की, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे एज ए हिस्टोरियन, मतलब उसके बाद क्या जर्नी में? फिर कुछ, यानी मैंने अपनी पर्सनल स्टडी की और मुझे थोड़ा सा दीन का इल्म आया। 2010 तक का जो पीरियड है, उस वक्त तक काफ़ी हद तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन की थोड़ी सी स्टडी करके अपने जो मेरे व्यूज़ थे वो पुख्ता हुए। मुझे स्ट्रेंथ्स, यानी जो मजबूती और कमज़ोरी जिस भी स्कूल ऑफ थॉट की हो, मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई। तो फिर मैंने डायलॉग्स एंड डिस्कशंस में मैंने खुतबे, मसाजिद में खुतबे देने शुरू किए लंदन में, और उसके बाद मैं कुछ डिबेट्स एंड डायलॉग्स में इन्वॉल्व हो गया क्रिश्चियंस के साथ। वो भी एक इत्तफाकन मामला हुआ। कुछ लोग इस्लाम पर हमले करते थे स्पीकर्स कॉर्नर लंदन में, तो मुझे लोगों ने आके कहा कि आप खुतबे दे रहे हैं मसाजिद में, वहाँ पर लोग जो हमले कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, और इस्लाम का दिफा करने वाला कोई नहीं। मैं चला गया। तो उसके बाद ऐसा मामला हुआ, 2008 की बात कर रहा हूँ, गालिबन 2008 में ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने डिबेट्स शुरू कर दिए क्रिश्चियंस के साथ, और वो करते करते डिबेट्स इतने एक्सपैंड हुए कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिल गया। ग्लोबली मैंने क्रिश्चियंस के साथ डिबेट्स करना शुरू कर दिया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि आई हैव डिबेटेड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मेजर, नॉट एवरी सिंगल ऑफ कोर्स, मोस्ट मेजर क्रिश्चियन theologians and activists in the world. I've debated in Australia, in the US, in Britain, and I think in Africa as well. Yeah, in Africa I've debated as well. So alhamdulillah. तो उसकी वजह से काफ़ी एक्सपोजर मिला, और मैं फिर अपनी स्टडी मैंने जारी रखी। फिर मैंने एकेडमिक स्टडीज़ जो है वो उसमें थोड़ी सी ज़ोर आजमाई की। हिस्ट्री मैंने पढ़ना शुरू कर दी फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। अच्छा, बर्कले कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री की। ये किस साल है? ये 2006 में मैंने दाखिला लिया था, और 2010 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। पार्ट टाइम डिग्री मैंने की। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया बर्कबेक से मेडिवल हिस्ट्री में, और उसके बाद फिर एक और मास्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने SOAS किया, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से, ये हिस्ट्री में, जनरल हिस्ट्री में। तो अभी मेरा इरादा इंशाल्लाह PhD मुकम्मल करने का है इंशाल्लाह ताला। उसमें मैं इंशाल्लाह इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जो है 18th सेंचुरी की, इन पर्टिकुलर टीपू सुल्तान के ऊपर मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है कामयाबी दे इंशाल्लाह। तो ये मेरा एक समरी और शॉर्ट जर्नी था, लेकिन ये समरी भी काफ़ी लंबी थी जी। जो आपने नोट किया होगा, काफ़ी लंबी होगी ये समरी। अगर डिटेल्स में जाता तो बहुत लंबी जो है ना, वो एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी बन जाती जी। कब लिख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी? अब ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने का, मैं कौन स्पेशल शख्सियत हूँ जिसको ऑटोबायोग्राफी लिखने की ज़रूरत है। तो अभी ज़रूरत तो नहीं है, बाद में अगर लोगों ने, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं जी, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। ऐसा ही है। अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, अपने लिए ना लिखें, आप इंसान की क्या है, मेरी क्या हैसियत है ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए, लेकिन मेरी औलाद को नसीहत करने के लिए अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए तो उनको बताया जाए कि ये मेरा जर्नी है और मैं यहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम लोग इस रास्तों से मत गुजरो जहाँ से मैं गुजर चुका हूँ,
मेरी नसीहत ये है कि तुम लोग मेरे बच्चे जो मेरी औलाद आने वाले हो, इन रास्तों को अवॉइड करो, इनसे मत गुजरो, क्योंकि ये तजुर्बे हम कर चुके हैं। मैं उस दिन अपने वालिद साहब से ये डिस्कशन कर रहा था कि हमारे परदादा ने कुछ जो है वो राइटिंग्स पीछे छोड़ी हैं, उनके खतूत हैं और उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ नसीहतें हैं मेरे वालिद साहब को। तो उनके बारे में डिस्कशन करा, कुछ नसीहतें उन्होंने की कि ये काम ना करना मेरे बच्चों, ये काम ना करना, ये करो ये ना करो। तो मैंने वालिद साहब को याद दिलाया कि उन्होंने इतने बड़े बुज़ुर्ग थे, वो इतने बड़े वो इंटेलेक्चुअल थे। मैं मौलाना मोहम्मद इदरीस रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे परदादा हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मिनहाजुद्दीन, शेख मिनहाजुद्दीन के पोते। और जिस साल शेख मिनहाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई उसी साल सन 1316 हिजरी बनता है, आई थिंक 1897 या 1898 बनता है, उसी साल इनकी पैदाइश थी। तो इनकी मैं इनको मिला हूँ, अपने परदादा को मैंने देखा है, मैं 4 साल का था जब उनकी वफ़ात हुई थी, मुझे याद है, उनका चेहरा भी याद है। उनकी नसीहतें थी, तो मैंने अपने वालिद साहब को याद कराया कि उनकी नसीहतें देख लें, वो इतने बुज़ुर्ग शख्सियत थे और उनकी ये नसीहतें, हमें ज़रूरी वो एक्सपेरिमेंट्स दोबारा करने हैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या नसीहतें थी वो कुछ लोगों के बारे में उन्होंने नसीहतें की थी कि इस इलाके को अवॉइड करना है, यहाँ पर इस इलाके में मत जाना, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, तो उस बारे में कुछ नसीहतें थी। ट्राइबल ओवरव्यू था, एक रीजनल ओवरव्यू था। अच्छा, जहाँ जिस रीजन से हमारा ताल्लुक है, ठीक, तो वो क्योंकि वो ही वॉज अ स्कॉलर, आप फिलोसफर भी कह लें उनको, ही वॉज अ फिलोसफर फॉर एक्सलेंस, लाइफ की फ़िलासफ़ी उनको जो हमें उनके खतूत में मिलती है। अच्छा। उनकी जो एक दफ़ा बल्कि मेरे वालिद साहब को एक ख़त में वो नसीहत कर रहे थे, तो उन्होंने एक अरबी का मकूला लिख के उनको भेजा, फ़र्रा मिनल मतर वक़ाम तहतल मिज़ाब, कि तुम्हारा वही हाल हो जाएगा कि बारिश से भागकर परनाले के नीचे खड़े हो जाओ। बारिश से भागोगे और परनाले के नीचे आ जाओगे, परनाले, क्योंकि परनाले में सारा पानी जमा होकर जो है वो ऊपर आपके ऊपर गिरता है। तो ये उन्होंने, यानी इस किस्म की नसीहतें वो इस किस्म के मुहावरों के साथ वो करते थे। तो ऑटोबायोग्राफी की लिखने का मकसद एक यही हो सकता है, अगर लिखी गई, अगर मैंने कभी लिखी, अल्लाह ने तौफीक दी, तो वो भी इसी तरह होगी कि मैं ये वॉइस में अपनी रिकॉर्ड करवा दूंगा, अगर किसी को तौफीक हुई तो वो लिखवा दे मेरे लिए। लेकिन उसका मकसद यही होगा कि मैं अपनी औलाद के लिए नसीहतें छोड़ता हूँ। और मैं उसकी एक मिसाल ये भी देता हूँ, नवाब सिद्दीक़ हसन खान रहमतुल्लाह अलैह जिनका मैंने जिक्र किया है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसमें नसीहतें लिखी अपनी औलाद के लिए। उस किताब का नाम है इब्क़ाउल मिनन। और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया कि मैं ये हूँ, मैं इस तरह के रास्तों से गुजरा हूँ और आगे मेरी नसीहत अपनी औलाद को। और उनकी औलाद ने वो लेक्चर जो मैंने किया था वो बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, उनकी औलाद सुभान अल्लाह पूरी दुनिया में फैली हुई है। सऊदीया से मुझे मैसेजेस आए, कनाडा से मैसेजेस आए, और कराची से मैसेजेस आए कि हम उनकी औलाद हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। और बहुत शुक्रिया इस लेक्चर का, हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी हैं। दे वर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। दीन से दूरी जब हो जाए तो फिर आप यू फॉरगेट अबाउट योर एंसेस्टर्स, यू डोंट केयर अबाउट योर एंसेस्टर्स। आपको अपनी लाइफ ही नज़र आती है, यू डोंट सी व्हाट्स बिहाइंड यू। तो दीन से कुर्बत के लिए अपनी एंसेस्ट्री के साथ एक बहुत ज़रूरी है, लिविंग बॉन्ड बनाना थ्रू एब्सोल्युटली वो वाइटल है। और अगर नहीं है तो क्रिएट कर दें अपनी औलाद के लिए। इफ़ यू डोंट हैव वन, if you don't have dini inspiration behind you in your family, then create one for your progeny। फिर अपनी आने वाली औलाद के लिए एक मिसाल कायम कर जाएं कि वो आपकी मिसाल देख के इंस्पिरेशन लेती रहे। ऐसा ही है। और होगा, आपकी औलाद में से ऐसे लोग खड़े होंगे जो आपकी मिसाल को पढ़ के, आपकी किताबें या आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में जान के वो दीन से दूर नहीं रहेंगे, वो हमेशा दीन से अटैच रहेंगे, उनकी लॉयल्टी दीन के साथ रहेगी। ये होगा, ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, कुरान की जो आयत है कि हम में से ऐसे मुत्तकीन के इमाम पैदा करें अल्लाह, और वो होगा। नाम भाई, एक और चीज़ जिसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था, हम यूनिवर्सिटी में हमारे पास कैरियर ऑप्शंस पाकिस्तान में लिमिटेड होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंसी या CSS, ठीक है। सोशल साइंसेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ इतना हमारा रुझान नहीं होता। अगर आप एक पढ़े लिखे और ज़्यादा उसमें एक्सेल कर रहे हैं, ठीक, जनरली मैं वो स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, तो आप इस सारे पाथवे में हिस्टोरियन कैसे बने?
और वो जो टाइम है आपका 2001 से 2006 तक जब आपने दाखिला लिया, उसमें क्या क्या चीज़ें सोची आपने? आपकी फैमिली से क्या आए होंगे लाजमन कि ये एज अ कैरियर पाथ ये क्यों ले रहे हैं, या नहीं आए? देखिए, मैं ले दे के आपको यही कहूँगा कि मुझे अल्लाह ने इंस्पायर किया है हिस्ट्री की तरफ जाने के लिए। अच्छा। मेरा इसमें कोई पर्सनल कमाल नहीं है। अब अल्लाह ने किस तरह इंस्पायर किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह मुझे रास्ते पे डाला, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ हालात मेरी लाइफ में ऐसे बन गए कि मैं इस तरफ आ गया। मिसाल के तौर पे बचपन में मुझे इंस्पिरेशन मिली अपने बड़े जो बुज़ुर्गों की लाइब्रेरी थी, वो किताबें देख देख के, पुरानी 2 अलमारियाँ किताबों से खचाखच भरी हुई, और उनको देख देख के मैं हमेशा यही क्यूरोसिटी थी कि ये किसकी किताबें हैं, क्यों पढ़ी हैं, और पुरानी बोसीदा किताबें। तो उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। फिर मुझे बचपन से ही जो है ना, ये हिस्टोरिक नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ हो गया। मैं जब 10-11 साल का था तो ये उमरू अयार और ये मज़हर कलीम एम.ए. एक ऑथर थे जिन्होंने इमरान सीरीज़ लिखी है। वो इमरान सीरीज़ की वजह से मशहूर हैं। हाँ जी। इमरान सीरीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो जासूसी नॉवेल्स थे। उसमें मुझे वो मॉडर्न, मेरा बचपन से ही जो है ना रुझान वो मॉडर्निटी या मॉडर्न चीज़ों की तरफ नहीं था। वो नसीम हिजाज़ी की तरफ ज़्यादा। नसीम हिजाज़ी को मैंने नहीं पढ़ा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अच्छा। उनको नहीं पढ़ा, उनको मेरे से पहली जनरेशन ने पढ़ा है। अच्छा। नसीम हिजाज़ी अनफॉर्चुनेटली मैंने उनके नॉवेल्स के नाम सुने, आखिरी चट्टान और तलवार टूट गई और इस किस्म के बड़े अच्छे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं मुस्लिम यूथ पाकिस्तान की, जो उनको हिस्ट्री के बारे में इंस्पायर करने के लिए। लेकिन वो नॉवेल्स मैं नहीं पढ़ सका, उन पर ड्रामाज भी बने। लेकिन मेरी जो एज के जो बचपन था उस वक्त मज़हर कलीम एम.ए. ये मुल्तान के एक ऑथर थे, लॉयर थे, और इन्होंने कुछ बच्चों के लिए नॉवेल्स, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। नॉवेल्स थे लेकिन उसमें हिस्टोरिक एलिमेंट तब बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसमें जो नैरेटिव था, जो ड्रामेटाइजेशन थी, जो उसकी डिपिक्शन थी, वो सारी हिस्टोरिक थी। उमर अयार हो गया, उसकी स्टोरीज़, मिसाल जादूगर, परियाँ, द्यो, इस किस्म की स्टोरीज़ उर्दू में मैं पढ़ता था। उसकी वजह से मेरी उर्दू भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। फैंटेसी नॉवेल्स आप उनको कह लें। तो वो पढ़ना शुरू कर दिए। तो उससे मुझे काफ़ी जो है ना, फिर मैं फिक्शन की तरफ से नॉन फिक्शन में आ गया। मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिस्ट्री पढ़ी, फिर मैंने टीपू सुल्तान के बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी सी, फिर कुछ और मैंने हिस्टोरिक जो इस्लामिक हिस्टोरिक कैरेक्टर्स थे उनके बारे में पढ़ा। फिर मैं हिस्टोरिक मोनूमेंट्स का विज़िट करने का मुझे बड़ा शौक़ होता था, किले वगैरह, पुराने किले बचपन से ही। तो मैं वहाँ चला जाता था, या मुझे कोई पुरानी बिल्डिंग नज़र आ जाए तो मैं क्यूरोसिटी, मैं उसकी पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाता था। और मेरे साथ के बच्चे कहते पागल हो गया, इसका दिमाग ख़राब है, हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मैं कहीं भी, जेलम में हमारी फैमिली रहती थी, मैं जेलम जाऊँ तो वहाँ पे पुराने घर देख के मैं बड़ा, पिंडी में मेरी फैमिली थी, मैं पिंडी में वो हवेलियाँ जो सिख और हिंदू टाइम की हवेलियाँ, अभी तक मेरा यही हाल है। मैं कहीं जाऊँ तो मुझे कोई पुरानी बिल्डिंग नज़र आए तो मैं उसका पूरा जो है वो फिर एक हुआ। फिर मैंने कॉइन कलेक्शन शुरू कर दी। अच्छा। एज अ चाइल्ड 10-11 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। तो कॉइन्स कलेक्ट करने की वजह से मेरा जियोग्राफी और ग्लोबल मुस्लिम हेरिटेज में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उसकी वजह से बचपन से ही जो है ना, मेरा रुझान ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा हो गया। फिर मेरे इस्लामियात में नंबर सबसे ज़्यादा हाई आते थे क्लास में। हालांकि मैं इतना कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं था, कोई ऐसी वो बात भी नहीं थी, लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो मेरे अच्छे हाई मार्क्स आते थे इस्लामिक स्टडीज़ में। सोशल साइंसेज में, जो पाक स्टडीज़ जिसको हम कहते हैं, वो भी मेरे उसमें भी अच्छे नंबर्स आते थे। तो हिस्ट्री में मैं शुरू से अच्छा था। फिर मैं बाद में, ज़ाहिर है 94 में जब जवानी आई, जिसको हम कहते हैं ना, वो जब आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो आपके अंदर वो तड़प पैदा होती है कि आपकी भी कोई महबूबा हो, माशूका हो, जिसके साथ आप इश्क करें बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के। ये हकीकत बता रहा हूँ, एक टीनेजर की लाइफ बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान में मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं उसी रास्ते से गुजरा हूँ। तो पहले 13, 14, 15 साल में मैं नमाजी हो गया, पक्का नमाजी हो गया। फिर जब 14 साल में, अनफॉर्चुनेटली मैं मैट्रिक में था। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उन दिनों यरकान की बहुत सख्त शदीद वबा फैली थी 94 में। मैं बीमार हो गया बहुत शदीद, मेरी पूरा स्कूल, आधा स्कूल बीमार हो गया। ये जीटन 4 IMCB जीटन 4 जो है इस्लामाबाद में, तो कोई वबा फैली थी। तो उस वबा की वजह से मेरी नमाज छूट गई 1-2 महीने के लिए। वो जब वो बीमारी छूटी तो मैं फिर मेरी थोड़ी कंपनी भी चेंज होगी,
कंपनी चेंज होने की वजह से मैंने जनाब वो फैशनेबल क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए, मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया, ये रैप सुनना शुरू कर दिया। उसकी वजह से फिर मेरे ख़यालात भी चेंज हुए, फिर वो मेरे कॉइन कलेक्शन, हिस्ट्री डेवलपमेंट और हिस्ट्री स्टडी वो सब कुछ एक तरफ रह गया। फिर वो आपने वो टॉय स्टोरी देखी है कार्टून, उसमें वो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं तो वो नेल पॉलिश आ गई, फ़ोन उठा लिया, वो सीन्स आपको याद होंगे, राइट? वही हुआ, वो पुरानी चीज़ें, कॉइन कलेक्शन, वो सारी चीज़ें छूट गई। फिर मैं यूके जब गया तो मेरा जब इस्लाम में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मेरा वो जो हिस्ट्री का शौक़ था ना वो दोबारा एकदम जो है वो रीइग्नाइट हो गया। वो रीइग्नाइट फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने इब्न कसीर की हिस्ट्री पढ़ी, फिर दूसरी इस्लामिक हिस्ट्री, फिर मैंने फॉर्मली यूनिवर्सिटी में जाके हिस्ट्री पढ़ी, फिर उसको एकेडमिक सपोर्ट मिली। फिर दोबारा मेरा कॉइन्स का जो शौक़ था, कॉइन कलेक्शन, जब मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन का, मैन्युस्क्रिप्ट्स तो इस वजह से कि एंसेस्ट्रल लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद थी, तो वो उसकी वजह से इग्नाइट हो गया। कॉइन्स क्योंकि मेरा पहला बचपन से एक वो शौक़ था, तो अभी तक आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट इस्लामिक हेरिटेज, preservation, conservation and acquisition। मैं 3 चीज़ें इनमें इन्वॉल्व हूँ, एक्विजिशन, preservation, conservation and preservation। कहीं से अगर मुझे मिल जाए मैं उसको एक्वायर करता हूँ, उसको कंजर्व करने की कोशिश भी करता हूँ और प्रिजर्व भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें न्यूज़मेटिक्स भी, कॉइन्स भी आ रहे हैं, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भी आ रहे हैं और कुछ एनीथिंग टू डू विद इस्लामिक हेरिटेज। फॉर नाउ मेरा फोकस जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे है, हैंड रिटन बुक्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स से मेरी मुराद ये हैंड रिटन बुक्स फ्रॉम द मुगल पीरियड एंड प्री मुगल पीरियड, इवन दिल्ली सल्तनत पीरियड, क्योंकि आई मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में हूँ मैं, तो यहाँ पर यही चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जो मुझे अवेलेबल है मैं उसको प्रिजर्व कर रहा हूँ। आपकी कलेक्शन में मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ वैसे, if you can discuss? ये क्वेश्चन मुझे बहुत दफ़ा हो चुका है और इसका जवाब ये है कि एवरी सिंगल पेज, एवरी सिंगल लिटिल कॉइन इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग आई हैव। This is the way I see my collection. I cannot say this is more valuable than that, क्योंकि जिस बंदे ने कुरान पाक एक लिखा है 1 साल लगा के अपने हाथ में, ठीक है, ऑब्वियसली उस बंदे ने मेहनत की है, उसकी पूरी लाइफ है उसमें, उसकी पूरी लाइफ का तजुर्बा है, और एवरी सिंगल कॉइन इज अ मोमेंट इन हिस्ट्री सीज्ड। सो व्हेन दैट कॉइन वाज स्ट्रक in the die under a hammer, that historic moment has been seized in that particular coin। तो मेरा ये व्यू है। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में पूछ रहे हैं, ये हिस्टोरिक वैल्यू है। मॉनेटरी टर्म्स में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, इफ़ आई वाज टू सेल देम आई वुडंट नीड टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओवरनाइट मिलियनेयर सक्सेस इतनी जल्दी भी नहीं होता, लेकिन it takes a time, it takes a while to find people who appreciate this kind of stuff and who can pay the right money for it। तो ये शौक आपका यानी काफ़ी कह सकते हैं मोनेटरीली बेनिफिटिंग है। Absolutely, 100%, absolutely। इसमें मॉनेटरी फ़ायदा भी है। ये एक ऐसा शौक है कि इसमें अगर मैं पैसे लगाता भी जाऊँ तो वो ज़ाया नहीं हो रहे, वो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। और मेरी जो इनकम है 60 to 70% वो इसी में जा रही है, कि मेरा प्राइवेट वेंचर है, एक्विजिशन, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, इसी में जा रहा है। मैं बुक्स अगर ख़रीदता हूँ, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द मुगल पीरियड, इफ़ दे आर फॉलिंग अपार्ट, फॉर एग्जांपल आप एक बुक डीलर से ख़रीदते हैं लाहौर में या कराची में, एंड इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो उसको आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसी तरह रख दें या उसको प्रिजर्व करवाएं फॉर पोस्टैरिटी। तो मैं उसकी बाइंडिंग, उसकी फिक्सिंग, राइट नाउ एज वी स्पीक मेरे बहुत सारे आइटम्स दे आर बीइंग फिक्स्ड एंड दे आर बीइंग बाउंड एंड पुट टुगेदर, और उसका नतीजा ये होता है कि वो 200-300-400 साल के लिए प्रिजर्व हो गए। दैट्स माय सदका जारिया। आगे मेरे मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं, किसके पास आते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो आपके जो प्रोजेक्ट है इसको एज एन कंटिन्यूएशन कौन देगा, आपके अपनी बच्चे, या आप इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे? मैं अगर मेरे बच्चे ना भी करना चाहें, अगर उनका इंटरेस्ट ना भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मेरे बच्चे भी वही इंटरेस्ट रखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर जाऊँ कि मेरे मरने के बाद वो चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कॉन्टम्पलेटिंग, वेरी सीरियसली कॉन्टम्पलेटिंग समथिंग लाइक इस्लामिक म्यूजियम ऑफ ब्रिटेन। Started as a private venture and then maybe make it later on a public venture। Australia में ये already experiment हो चुका है, I've been to it। They have a museum called Islamic Museum of Australia,
ओके, इट्स इन मेलबर्न, आई हैव विजिटेड इट एंड दैट इंस्पायर्ड मी। देखें ना, आप जब कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई प्रेसिडेंट देखते हैं, तो इट इंस्पायर्स यू कि अगर इन लोगों ने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो वो मैंने देखा, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं करता रहूँगा और इसका क्या होगा मेरे बाद। तो आई वांट टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन दैट is at the forefront in educating the world about the Muslim civilization. पर्पज़ यही है कि मुस्लिम सिविलाइजेशन के बारे में पूरी दुनिया को एजुकेशन दी जाए, उनको बताया जाए, बावर कराया जाए कि जो आप ये गाने गा रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ इन पर्टिकुलर, क्योंकि इस्लामोफोबिया अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वो इग्नोरेंस की वजह से ही है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक ये आइडिया है कि आप उनके मैसेज को इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में एजुकेट करें। अदनान में ये जो हिस्ट्री जो है, कैन इट बी व्यूड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव लेंस, या ये एज अ सब्जेक्ट ही मतलब सब्जेक्टिव ये इन इट्स नेचर? जैसे कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, ये एक कॉमन कंसेप्शन है हिस्ट्री की कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स, नॉट नेसेसरली, नॉट ऑलवेज। ओके, एक और एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंजा है जो, if I'm not mistaken, it's an African stanza. And the history is written by the hunter, not by the lions. Otherwise, the history would be different. Something like that. It is true to an extent that history is written by mainly political, panegyrics. Panegyrics से मुराद मेरी ये है कि जो तारीफ़ के पुल बांध के आपके लिए जो है ना वो हिस्ट्री लिख देते हैं कि बादशाह सलामत ने ये कारनामे किए, ये किया, ये किया, ये किया। मोस्ट हिस्टोरियन जो हमारी हिस्ट्री है ना, वो अक्सर इसी किस्म के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने बादशाहों की तारीखें लिखी हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी है, सोशल हिस्ट्री बहुत कम है। तो आजकल के हिस्टोरियन जो हैं वो सिर्फ इन ऑफिशियल हिस्ट्री जो विक्टर्स ने लिखी हैं उनकी बेस पे हिस्ट्री नहीं लिखते। अब वो आर्कियोलॉजी को भी अकाउंट में लेते हैं। अब वो जो मोनूमेंट्स हैं मिसाल के तौर पे, या न्यूज़मेटिक एविडेंस है, या इंस्क्रिप्शंस हैं, हर चीज़ को अकाउंट में लेके, बल्कि वो यहाँ तक देखते हैं कि जो फॉसिल्स मिलते हैं उनकी खुराक, उन पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि वो खाते क्या थे, उनकी लिविंग कैसी थी, उनके कपड़े कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था। तो आजकल के हिस्टोरियन जो हैं वो सोशल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, रादर दैन द हिस्ट्री ऑफ द किंग और द हिस्ट्री ऑफ द रूलर और द हिस्ट्री ऑफ द जनरल और समवन हु वाज इन्फ्लुएंशियल। तो हिस्ट्री की जो डायनामिक्स हैं वो 20th सेंचुरी में काफ़ी चेंज हो गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं। हिस्ट्री राइटिंग, मोस्टली हिस्ट्री राइटिंग जो है वो यूरोसेंट्रिक है, वो वेस्टर्न लेंस है, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस और द वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी डोमिनेंट सिविलाइजेशन है दुनिया में, फाइनेंशियली, इन्फ्लुएंशियली, टेक्नोलॉजिकली। तो उसकी वजह से सबका रुख उसी तरफ है। तो जब वो कोई चीज़ लिख देते हैं तो लोग उसको जो है ना हरफ आखिर समझ लेते हैं, लेकिन इसको चेंज करने की ज़रूरत है। जैक वुडी या जैक गुडी के नाम से एक स्कॉलर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि हमें हिस्ट्री का जो डायरेक्शन है, हिस्ट्री राइटिंग की डायरेक्शन है, उसको मोर यूनिवर्सल करना है। ही रोट अ बुक टाइटल्ड रेनेसांसेस, कि सिर्फ यूरोपियन रेनेसांस नहीं थी बल्कि एक मुग़ल रेनेसांस भी थी और एक चाइनीज़ रेनेसांस भी थी, उसको मत भूलो। सिर्फ यूरोप में ही तरक्की नहीं हो रही थी और लोग इंटेलेक्चुअल्स यूरोप में ही पैदा नहीं हुए, इंटेलेक्चुअल्स यूरोप से पहले भी थे और यूरोप के बाद भी आए हैं और आएंगे। तो हिस्ट्री को जो है ना आप उसको इस्लामोसेंट्रिक करके भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हो। हर बंदा हिस्ट्री को अपने लेंस से पढ़ता है और अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि आई एम ऑब्जेक्टिव, दैट क्लेम इटसेल्फ इज सब्जेक्टिव। If anyone claims that I am completely objective, that claim itself is subjective. So I don't think it is possible to write history completely objectively. It is not possible. क्योंकि जो आपने व्यू अडॉप्ट किया है वो भी सब्जेक्टिव है। ठीक हो गया। The history that we read in our books, world history वगैरह की जो है, जो भी कोर्स बुक्स जैसे आप कह लें, O levels, A levels की जो भी हैं, या उससे बढ़ के भी थोड़े एडवांस लेवल्स की भी जो भी हैं, would you say that history is trustworthy? Should we be believing in that history, or is there more to it? देखें, हिस्ट्री ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। एक तो नैरेटिव हिस्ट्री है, उसको अगर सपोर्ट मिल रही है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से या न्यूज़मेटिक एविडेंस से या और सोर्सेज हैं और जो मेथड्स हैं ऑथेंटिकेट करने के इंफॉर्मेशन को,
तो उसमें आप बेशक वो अप्लाई कर लें और आपको पता चल जाएगा कि कितनी हिस्ट्री ट्रस्टवर्दी है। मिसाल के तौर पे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, सिकंदर आज़म, उसकी हिस्ट्री लिखी गई थी उसके टाइम पे, लेकिन फिर हमें जो अक्सर हिस्ट्रीज उसकी मिलती हैं वो 200-300 साल बाद लिखी गई हैं। ठीक हो गया। तो अब हमें कैसे पता है कि 300 साल पहले की जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं लिखी? उसमें आपको हर डायलॉग, हर कॉन्वर्सेशन की का एविडेंस जो है ना वो प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। ख़ास तौर पे अलेक्जेंडर द ग्रेट या रोमन हिस्ट्री आप कर लें या ग्रीक हिस्ट्री कर लें जनरली इनकी, तो उसमें आपको जो है कुछ एविडेंस, जो एक्सटर्नल एविडेंस है, इस्तेमाल करना पड़ेगा उस नैरेटिव की जो जनरल आउटलुक है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। स्पेसिफिक्स आप कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। आई से इस्लाम इज़ एन एक्सेप्शन, हदीस लिटरेचर इज़ एन एक्सेप्शन। Hadith literature, the legacy of the Prophet Muhammad is an exception in that regard. Although Western scholars do not fully, completely accept the Hadith literature to be authentic, to them it's oral tradition, and they don't really fully accept oral transmission. They only give credence to written information. Like, and we have solid reasons to believe that oral transmission for a number of different reasons. Okay, and it is still being studied. This field is still being explored by Western scholarship. Western scholarship hasn't yet fully grasped the immensity and the true magnitude of the science of hadith. It is only known to the muhaddithin. True extent जो है वो शेख अल्बानी जैसे लोग या पिछले जो मुहद्दिसीन गुजर चुके हैं इन जैसे लोगों को ही पता है। तो बाकी हिस्ट्री जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें स्पेसिफिक्स को आप ऑथेंटिकेट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप जनरल आउटलुक जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिकंदर आज़म ने हमला किया ईरान पर या ईरानी खित्ते पर इस दौर में, ठीक है, उसको आप कंफर्म कर सकते हैं न्यूमिज्मेटिक से। सिकंदर आज़म के कॉइन्स निकल आएंगे जो वहाँ पर मिंट हुए हैं। बेबीलोन, मिसाल के तौर पर बेबीलोन में उसकी मिंट्स हैं। अच्छा। हाँ, पर्शियन मिंट्स हैं, तो कॉइन आपको मिल जाएंगे। वाकई भी सिकंदर आज़म तो वाकई यहाँ पर था इस टाइम पे। ठीक हो गया। सिकंदर आज़म के कॉइन्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे। अफ़गानिस्तान में बैक्ट्रिया जो प्रोविंस था वहाँ से गुजरा सिकंदर आज़म, उसकी फिर रेमनेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें कंफर्म की जा सकती हैं एक्सटर्नल एविडेंस से। बाकी स्पेसिफिक्स, डायलॉग्स, स्टेटमेंट्स, ये अनलेस देयर इज़ एन ऑटोग्राफ कॉपी ऑफ द ऑथर यू कैन नॉट फुली एसरटेन दोज थिंग्स। और ये बहुत बड़ी फील्ड है। हिस्टोरियोग्राफी इज़ अ वास्ट फील्ड, इट इज़ नॉट फुली इस्टेब्लिश्ड, इट इज़ ऑलवेज बीइंग डेवलप्ड। और ये आपने याद रखना है कि करंट हिस्ट्री राइटिंग अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इज़ यूरोसेंट्रिक। You have to really reclaim it as Muslims. If you really want to study your history, then you need to produce solid, fully trained historians who understand both sides, the Islamic traditionist side and the Western historiographical tradition on Islam. ऐसे लोग हैं आजकल मौजूद कोई? कुछ लोग हैं। Jonathan A.C. Brown is one person who is well versed on both sides. Okay. आपने उनको देखा होगा, उनकी किताबें पढ़ी होंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं जो हिस्ट्री राइटिंग जिनकी मैं जिन्होंने हिस्ट्री पे किताबें लिखी हैं, ऑल्दो हिज फील्ड इज़ नॉट नेसेसरीली हिस्ट्री बट ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। यू कैन से ही इज़ अ हिस्टोरियन बिकॉज he has his PhD was on the canonization of Bukhari and Muslim, which are both basically history writings. Bukhari और Muslim history books हैं, right? तो ही इज़ अ हिस्टोरियन par excellence, no doubt. तो वो एक एक्सेप्शन है। और बहुत सारे लोग होंगे जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में ज़ोर आजमाई की है। लेकिन यही एक हमारा डायलेमा है, बहुत बड़ा इशू है कि हमारे मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और CSS कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर लोग हज़ारों में। हमारे इंटेलेक्चुअल्स कहाँ हैं? इकबाल कहाँ हैं? हमारे शाह वलीउल्लाह कहाँ गए? हमारे जो डॉक्टर असरार जो हैं वो कहाँ गए? कितने लोग हैं हमारे पास? हमारे पास उलमा तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो अकली चैलेंजेस हैं इस दौर के, उनके जवाब देने वाले लोग कहाँ हैं? नाम भाई, हिस्ट्री एज अ फील्ड एकेडेमिया में आप क्या चैलेंजेस देखते हैं जो मुसलमान, आपने क्या चैलेंजेस देखे और जो मुसलमानों को फेस करने चाहिए? सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम वहाँ पर बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं।
वेस्टर्न एकेडमिक ट्रेडिशन में मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में इन पर्टिकुलर इज़ मिनिमल. मोस्ट हिस्टोरियंस वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग जो उसका ट्रेडिशन है उसमें जूइश हैं, क्रिश्चियंस हैं और एथियस्ट हैं. मुस्लिम्स जो हैं कंप्लीटली तकरीबन आप कह लें कि आटे में नमक के बराबर है. हमने इस फील्ड को क्रिमिनली मुजरिमाना तौर पे जो है इसको निगलेक्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो लोग लिख रहे हैं और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो जेंडर ड्रिवन है, जो इस्लाम दुश्मन है, इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, इस्लाम दुश्मन है. इस्लाम दुश्मन जब एक ज़ायनिस्ट हिस्टोरियन है मिसाल के तौर पे, एक ज़ायनिस्ट है और वो हिस्ट्री लिख रहा है इस्लाम की, तो क्या आपके ख्याल में वो इस्लाम को, इस्लामिक सिविलाइजेशन को प्रेज़ करेगा? हैं अच्छे स्कॉलर्स भी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसे हैं, लेकिन इस्लाम दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं. जानबूझ के जो इस्लाम की हिस्ट्री जो है उसको मस्क करते हैं, उसकी एक बुरी तौजीह पेश करेंगे. ठीक है. टॉप ऑफ द हेड अभी एक बेस्ट सेलर हैं जो आजकल किसी भी बुक शॉप में चले जाना इस्लामाबाद के, जी, युवाल नोआ हरारी जी, एथियस्ट है और मतलब दुनिया के सबसे बड़े मसाइल में मतलब तीसरे नंबर पर शायद इस्लामिक टेररिज्म आएगा या इस तरह की चीज़ें आएंगी. हिस्ट्री बैक नैरेटिव होगा. जी जी. तो अब ये एक पॉपुलर नैरेटिव है पूरी दुनिया में, पम्प्ड बाय वेस्टर्न मीडिया एंड पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, बैक्ड बाय नोन एंड अननोन सोर्सेज. और वो नैरेटिव क्या है? इस्लाम प्रमोट्स टेररिज्म. हालांकि सबको पता है ये झूठ है, इट इज़ अ लाई, लेकिन क्योंकि अ लाई ऑफ्टन रिपीटेड बिकम्स ट्रू, सो यही हमारे साथ हो रहा है. और उसकी वजह ये है कि हमारे वो लोग जो मुस्लिम सिविलाइजेशन को एक्सपोज करें, अनवेल करें, बहुत कम है. ओके, वो मुस्लिम सिविलाइजेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है, जब ये कहते हैं आइसिस इक्वल्स इस्लाम, मिसाल के तौर पे जब ये लोग कहते हैं दाइश इक्वल्स इस्लाम, तो हम उसका काउंटर क्या देंगे? उसका काउंटर तो ये देंगे ना कि भाई दाइश और इस्लाम की पैदाइश, जैसे हम इस्लाम को अब जानते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया के सामने पेश किया, उसके दरमियान 1400 साल की तारीख है. उस 1400 साल में क्या हुआ है? हमारे सारे पोइट्स, हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे फिलोसफर्स, थियोलॉजियंस और इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग, जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी और एल्केमी और एनाटॉमी और मेडिसिन पे बुक्स लिखी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वॉल्यूम्स लिखे हैं लिटरेचर पे, मिसाल के तौर पे जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं रस्तू पे और अफलातून पे, ठीक है, अल-अंदलुस में देख लें आप, बगदाद में देख लें, दमिश्क में देख लें आप. इंडिया में जो बड़े बड़े हमारे जाइंट्स, इंटेलेक्चुअल जाइंट्स पैदा हुए थे, पोइट्स, पर्शियन पोइट्स, खुसरो जैसे, बेदिल जैसे, और बाद में जो उर्दू पोइट्स हैं, गालिब जैसे इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, इकबाल जैसे लोग, ठीक हो गए. इनको आप किस खाते में डालेंगे, किस टोकरी में डालेंगे? ये भी इस्लाम में है या इस्लाम से खारिज है? ये सिर्फ आपको दाइश ही नज़र आ रही है इस्लाम में. दाइश तो आपकी पैदावार है. दाइश तो आपकी मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ देख के वो अपनी वीडियोस एडिट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, सेंसेशनलाइज करके अपने सडिस्टिक कत्ल गारत को. वो जो सारी एडिटिंग स्किल्स जो दाइश के पास आए हैं, जिससे वो अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो तो हॉलीवुड इंस्पायर्ड है. उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? हमारी फिक बुक में तो नहीं लिखा कि इस वीडियो को आपने ऐसे एडिट करना है, इस मिनट पे काटना है, या आपने ऐसे सर काटना है और ऐसे जूम इन करना है और उसके जो खून के फवारे निकलेंगे आपने वैसे दिखाने. ये इस्लाम इंस्पायर्ड है. सुभान अल्लाह. तो जब तक हम अपनी सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ेंगे, उसकी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, हम खुद नहीं जानेंगे, और जब तक खुद नहीं पता होगा हम किसी को क्या सिखाएंगे, किसी को क्या बताएंगे. इसीलिए हमें हिस्टोरियंस, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पीपल हु मास्टर लिटरेचर, पर्शियन, अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन और अरबिक आर मस्ट. अरबी और फारसी ज़ुबान का जानना मस्ट है, ख़ास कर हमारे खित्ते के जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. और हम खुद ऐसे लोग पैदा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करें. नाम भाई, इससे मुझे एक चीज़ याद आती है. आपका नाम अगर गूगल पे टाइप करें तो मेरा नाम भी टेररिस्ट के साथ लिंक हो आप कोई एक टेररिस्ट की तस्वीर आती है, वो उनके वो साथ एक अफसोस की बात है कि एक
एक बहुत मुतनाज़ा शख्सियत पाकिस्तान में, उनका नाम भी अदनान रशीद था या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो जिंदा है बंदा कि नहीं। अच्छा। वो ये जो एक टेररिस्ट ग्रुप था, क्या नाम था इसका, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या ग्रुप था उनका। वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर हमला कोई हुआ था तो उसमें इन्वॉल्व था वो बंदा, तो वो जेल में था। तो उसको तालिबान ने, गालिबन ये जो पाकिस्तानी तालिबान थे, उन्होंने उसको रहा करवाया जेल से। तो क्योंकि उसका नाम अदनान रशीद था तो वो ओवरनाइट फेमस हो गया। तो अगर आप उससे पहले अदनान रशीद गूगल में लिखते तो मेरी तस्वीरें, मेरे लेक्चर्स वगैरह आते थे। उसके बाद उसकी तस्वीरें आना शुरू हो गई, बड़े बड़े बाल और वो 2 क्लाशनकोफ या मशीन गन्स उठाई हुई हैं। तो अभी भी आप अगर मेरा नाम गूगल करेंगे अनफॉर्चुनेटली तो वो विकिपीडिया पेज भी उनका, विकिपीडिया उसी का है तालिबान पाकिस्तान जी। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोशिश की इसको चेंज करवाने की, बल्कि एक तो ये हुआ जब ये मामला हुआ था, जब ये बनू जेल से भागा था बंदा, इनको जब रिहा करवाया था जेल से, तो उस वक्त इंडियन न्यूज़ चैनल था एक, एक्स न्यूज़ के नाम से, उन्होंने रिपोर्ट चलाई अदनान रशीद द मोस्ट वांटेड मैन इन पाकिस्तान, और तस्वीर मेरी लगा दी। तस्वीर उन्होंने मेरी लगा दी और मुझे किसी ने लिंक भेज दिया उस रिपोर्ट का। मैंने फिर उनको लंदन से, वी अप्रोच द चैनल, वी विल सू यू एंड दे अपोलोजाइज टू अस ऑफिशियली। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी कि आप से माजरत चाहते हैं, हम तो समझे थे कि आप ही अदनान रशीद हैं, और आप हैं अदनान रशीद, लेकिन हमसे नहीं वो वाले अदनान रशीद। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक डायलेमा, मुअम्मा बना हुआ है, जिसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल को हमने कितनी दफ़ा कांटेक्ट भी किया कि ये हटाएं ये प्रोफाइल, ही इज़ वर्चुअली अननोन। अदनान रशीद हु इज़ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हु इज़ नोन फॉर हिज ग्लोबल एक्टिविटीज़ इज़ मी, इज़ नॉट हिम, ही इज़ कन्फाइंड टू पाकिस्तान। एंड उसको आपने उठा के ऐसे बना दिया। वो मेरा नाम जब भी कोई गूगल में डालता है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए। तो अगर कोई मेरी इस बारे में हेल्प कर सकता है प्लीज़ कीजिए। मेरा ख्याल है विकिपीडिया पेज बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ये काम मे बी देन इट कैन बी रिमूव्ड, ताकि उसमें हर किस्म की जो ना गलत इन्फॉर्मेशन भी ऐड की जाती है। जो हमारे दुश्मन, जो हमारे हमें नापसंद करने वाले लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हों या एथियस्ट एक्सट्रीमिस्ट हों, दे ट्राई टू ऐड स्टफ विच इज़ नॉट ट्रू। सो इसलिए दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ विकिपीडिया पेज। नाम भी एक और सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जब हम बुक स्टोर्स जाते हैं, मुझे बुक स्टोर्स विज़िट करने का शौक़ है, मैं किताबें ख़रीदता हूँ, पढ़ता कम ही, टाइम खुद ही कम निकलता है, मगर मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो ओरिएंटलिस्ट्स हैं और वेस्टर्न ऑथर ज़्यादा हैं, इवन ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री जी। तो जैसे कि युवाल नोआ हरारी साहब हैं, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, विलियम डालरिम्पल हैं। तो इनकी किताबें जब बंदा पढ़ता है, क्योंकि मुस्लिम हिस्टोरियन आपको कम मिलते हैं, ठीक है, और जो मिलते भी हैं वो उनका व्यू पॉइंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो किन चीज़ों पर बंदा वेरी होना चाहिए, और क्या, मतलब बेसिकली सवाल यही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बहुत बड़ा इशू हम एक एज अ सिविलाइजेशन और एज अ सोसाइटी अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं बहुत अरसे से। अंग्रेज़ कोई चीज़ लिख दे तो हम समझते हैं कि वो हरफ आखिर है, बस बात ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ना, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हमने अल्लाह के नबी को नहीं बनाया हुआ, ये हमने अंग्रेज़ों को बनाया हुआ है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, यानी अंग्रेज़ों को मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि रिचर्ड डॉकिंस ने लिख दी किताब तो बस इसका जवाब अब कोई किसी का बाप भी नहीं लिख सकता। क्रिस्टोफर हिचन्स ने कुछ लिख दिया या कोई और एथियस्ट ऑथर है उसने कुछ लिख दिया, तो ये हमारे बच्चे जो फैशनी बच्चे हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे ये समझते हैं कि इस्लाम के पास या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स के पास कोई जवाब है ही नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जिस माहौल में इनकी नशोनुमा हो रही है, जिस कैटेगरी की एजुकेशन ये हासिल कर रहे हैं, ये बीकन हाउस, फोर बेल्स, या पता नहीं फोर बेल्स है कि नहीं है, या ये सिटी स्कूल हो गया या ये रूट्स वगैरह, मुझे नहीं पता है यहाँ एजुकेशन किस नौयत की जाती है। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन बहुत हो रही है, बच्चे वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो वेस्टर्न ऑथर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं वेस्टर्न ऑथर से, तो टीचर उन्हीं बुक्स को रेकमेंड करते हैं। तो जब बच्चे जाके वो बुक्स पढ़ते हैं तो वो या तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, या वो काफिर हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, और दूसरी तरफ से उनको बहुत शुबहात, डाउट्स मिलते हैं। तो वो क्योंकि उनके पास वो अपनी पर्सनल एबिलिटी नहीं होती उन डाउट्स का जवाब देने की, तो वो उन डाउट्स का शिकार होकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
तो इसीलिए हमें ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, जो इंग्लिश ज़ुबान में बहुत कॉन्फिडेंट हों और उनमें एबिलिटी भी हो लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, तो वो एक्टिव हों माशरे में। क्योंकि हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली इज़ ऑल्सो यूरोसेंट्रिक और यूरो इंस्पायर्ड और वेस्टर्नाइज्ड, अफरंग ज़दा, इकबाल की ज़ुबान अगर इस्तेमाल करें। क्योंकि इकबाल का शेर है ना कि तू सरापा, तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग। शेर सुना है ना आपने इकबाल का, तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग, कि तू वहाँ के इमारत घरों की है तामीर। कि तेरा वजूद पूरे का पूरा जिस्म जो है वो अंग्रेज़ों की सिविलाइजेशन की अक्कासी कर रहा है, अंग्रेज़ों की तहजीब। तुम्हारा ड्रेस कोड, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा खाने पीने का जो सलीका है, चमचे पकड़ना, हालांकि हमें जो सुन्नत का तरीका बताया कि ज़मीन में बैठ के चौकड़ी मार के अपनी हाथ से अपनी उंगलियों से खाओ, नहीं, हमने नाइफ जो है वो लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और फोक या द अदर वे अराउंड, वाइस वर्सा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अ गोरा और नॉट, राइट। ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं सिस्टमेटिकली। कॉलोनाइजेशन के बाद हमारे बच्चे, हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारा तालीमी निज़ाम सारा का सारा कॉलोनियल है और अभी तक हम उसी पे चल रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि जो उनके ऑथर्स हैं वो अभी तक हमें इंस्पायर करते हैं। हम अभी तक सिविलाइजेशनली उनको, हालांकि आर्ग्यूमेंट्स में हमारे डिबेट्स हो चुके हैं इन लोगों के साथ, ये डॉकिंस के साथ हमारे डिबेट्स हो चुके हैं, ठीक है। इनके साथ डायलॉग डिस्कशन, मैंने खुद ज़ाती तौर पर डॉकिंस के साथ इंटरेक्शन की हुई है, ऑल्दो इट वाज़न्ट वेरी लॉन्ग and it was only a simple question and he answered it in a very rude way. There is a video if you can find it online. मैं उसको खुद, I have met with him and I have asked him a question in a gathering of atheists, World Atheist Convention थी आयरलैंड में, उसमें myself, हमजा, brother हमजा ज़ोरज़िस। अगर आपने इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स पढ़ने हैं तो फिर हमजा ज़ोरज़िस की किताब है द डिवाइन रियलिटी, Islam and the Mirage of Atheism. It's a very, very good treatment of all these arguments from Dawkins and other atheist activists or extremists. Dawkins is an extremist. The dilemma जो हमारे वक्त का सबसे बड़ा एक अफसोसनाक जो एक हमारे लिए एक सिचुएशन है वो ये है कि डॉकिंस जैसे लोग पॉपुलर ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स जो है फॉर सेल हैं पूरी दुनिया में, एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट। जी हाँ, he is an extremist, he is a bigot, he is a well qualified, a well known extremist, he is an Islamophobe. अब उसको आप जाके उसके ट्विटर पे अगर आप उसकी ट्वीट्स पढ़ें, आप कहेंगे ये कोई बीजेपी का एक्टिविस्ट इंडिया से ट्वीट कर रहा है। आप रिचर्ड डॉक, तो मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, ये क्योंकि गोरा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाया है, तो इस वजह से ये जो बोलेगा वो मंजूर है। He even wrote once, if I'm not misquoting him, I hope I'm not misquoting him, he said eating dead bodies, there's nothing wrong with that. Okay, some of them have said, some of these atheist activists, Lawrence Krauss for example, who is an advisor to the White House on science, he was to Obama, I don't know if he's anymore, okay, he said that incest is fine, you know, यानी इंसिस्ट का मतलब है बाप बेटा बहन भाई आपस में अगर नाजायज़ ताल्लुकात रखें तो इट्स ओके। हाँ, अगर प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं आप, हाँ एब्सोल्युटली। तो अब इन लोगों की किताबें अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉर सेल हैं और बेस्ट सेलर्स हैं, तो इससे बड़ा अफसोस का मुकाम हमारे लिए क्या है। और इसकी एक वजह यह भी है कि हम खुद लेजी हैं, हमने ये वैक्यूम छोड़ा है उनके लिए और उन्होंने इस वैक्यूम को फिल कर दिया है। हम में ऑथर्स नहीं हैं, थिंकर्स नहीं हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन हम वो वैक्यूम फिल नहीं कर रहे, हम उन टॉपिक्स पे वो किताबें नहीं लिख रहे। और क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म का भी शिकार हैं इंटेलेक्चुअली, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि इनकी किताबें जब मार्केट में आती हैं तो हम उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑथर्स भी हैं जिनको पढ़ना चाहिए। विलियम डालरिम्पल मिसाल के तौर पे अच्छा ऑथर है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ जनरली एज अ नॉन मुस्लिम, आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं अल्लाह के नबी को मानती हूँ और मैं कलमा शहादत पढ़ के जो है ये किताब लिख रही हूँ। शी इज़ अ नॉन मुस्लिम। एज अ नॉन मुस्लिम उसका जो पर्सपेक्टिव है इस्लाम के ऊपर और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, इस ओके। हर चीज़ तो नहीं हम अग्री कर सकते, हम उनकी हर चीज़ तो नहीं मान सकते क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम बिलीवर्स हैं, वो नॉन बिलीवर्स हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो एक बिलीवर की हैसियत से या बिलीवर के तरीके से किताब लिखें, ये नहीं होगा। लेकिन फिर आपको अपनी
इस्लामोसेंट्रिक हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी ना, वो आपने क्यों नहीं लिखी अभी तक? हमारे जो इस्लामिक रिसर्चर्स हैं, मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं, वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में अपने आप को लॉन्च करें, वहाँ पर हिस्ट्रीज पढ़ाना शुरू करें, उसके बाद मुस्लिम ममालिक में आके हिस्ट्री पढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे जो है इंस्पायर हों। अब यहाँ पर अच्छे अच्छे जो हिस्टोरियंस निकलते हैं और दस्ती जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ उठा के ले जाती हैं। यहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2 हिस्टोरियंस थी, उनको क्या हुआ? उनको उठा के ले गए अमेरिकन, यानी न उठा के अगवा करके नहीं ले गए, यानी दे गेव देम पोजीशंस इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तनवीर अंजुम के नाम से एक हिस्टोरियन थी यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी दिल्ली सल्तनत में, द हिस्ट्री ऑफ चिश्ती सूफीज़ ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। बहुत बड़ी मूवमेंट थी चिश्तीज़ की, ठीक है, और चिश्तीज़ वर नोन फॉर देयर अपोजिशन टू द रूलर्स। they would not mix with the rulers. The rulers, I mean, Nizamuddin Auliya was one of them. निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती थे? निज़ामुद्दीन औलिया गालिबन, if I'm not mistaken, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी वफ़ात 1234 में, 1 2 3 4 ये साल, तो चिश्ती से इंस्पायर्ड थे। I am not sure whether he was directly Chishti. I'm pretty sure he was Chishti. He was Chishti inspired. He was a student of पाक पतन वाले फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो हैं उनके स्टूडेंट थे निज़ामुद्दीन औलिया। लेकिन रूलर्स के दरबार में बिल्कुल उन्होंने ही हैड टोल्ड रूलर्स को बता दिया था कि ना आप मेरे दरबार में आए, मेरी खानकाह में आए, ना मैं आपके दरबार में जाऊंगा। तो उसकी हिस्ट्री जो है तनवीर अंजुम के नाम से एक स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखी। ज़ाहिर है हम चिश्तियों की हर चीज़ से हम अग्री नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम नहीं मानते। मिसाल के तौर पे ये कव्वाली का जो सिलसिला है या समा का जो इशू है, इस पर हमारा बहुत हैवी इख्तलाफ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनमें थी जो अच्छी थी, ठीक है। उनकी सिंसेरिटी, उनका ज़ुहद, उनका तकवा, उस दौर के जो चिश्ती थे, आज के चिश्ती नहीं, मैं उस दौर के चिश्तियों की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आज की चिश्ती तो बस एक नाम लगा दिया जो चिश्तिया, कादरिया, चिश्तिया, वो लोग और थे, उनकी लेगेसी और है, उनके कैरेक्टर्स और थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और था, ठीक है। तो वो बड़ी अच्छी हिस्टोरियन थी तनवीर अंजुम, उनको अमेरिका में जो है वो पोजीशन मिल गई। तो क्यों होता है ऐसे कि हमारे जो अच्छे क्रीम ऑफ द क्रॉप जो स्कॉलर्स निकलते हैं, हिस्ट्री में हो या लैंग्वेजेस में हो या इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में हो, उनको अच्छे डॉलर्स मिल जाते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। और उनको भी आई कांट ब्लेम देम, क्योंकि उनको अच्छी वेजेस मिलती हैं। हम यहाँ पर अच्छी वेजेस दें, स्कॉलर्स को यहाँ पर बाहर से बुलाएं, उनको यहाँ पर ला के हिस्ट्री पढ़वाएं, और फिर हमारे अपनी एक क्रीम ऑफ द क्रॉप पैदा हो, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस तरह पैदा हुई थी, जो पहली खेप पैदा हुई थी ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने हिला के रख दिया था। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान बनाने वाली जो खेप थी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंस्पायर्ड थी। ये मौलाना शिबली नुमानी जैसे लोग, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड ने वहाँ पढ़ाया था, फिलोसफर थे जो अल्लामा इकबाल के उस्तादों में से थे जी। उन्होंने वहाँ जिन्होंने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम लिखी है, इस्लाम का दिफा किया उन्होंने सिविलाइजेशनली जी, बिल्कुल बहुत बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वो पढ़नी चाहिए। तो मेरी अब इल्तजा यही है कि ले दे के समरी ये है कि आप लोग स्कॉलर्स पैदा करें जो इन फील्ड्स को कवर करें, और ये वैक्यूम जो हमने छोड़ा हुआ है रिचर्ड डॉकिंस के लिए और दूसरे वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिए अपनी बाएँ मारने के लिए, इस वैक्यूम को फिल करें। अपने स्कॉलर्स ऐसा पैदा करें जो उर्दू में और इंग्लिश में दोनों ज़ुबानों में लिखें और अरबी में भी लिखें, तो इंशाल्लाह ये सारा वैक्यूम जो है फिल हो जाएगा, और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो हमारे अपने इंटेलेक्चुअल से इंस्पायर होंगे, इन बिगट्स से और इन एक्सट्रीमिस्ट से नहीं होंगे। कुछ ऑथर्स या बुक्स आप रेकमेंड करें लोगों को पढ़ने के लिए जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री साइमल्टेनियसली वो बताते रहें? अच्छा, थॉमस आर्नल्ड, आप एक प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड की किताब जो है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ अ गुड स्टार्ट, ऑल्दो इट्स ओल्ड। किताब काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो आउटडेटेड नहीं है। इंफॉर्मेशन तो वही ही हैज़ टेकन इट फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, ठीक हो गया। तो उनका जो 1913 का एडिशन है, सेकंड एडिशन एक्सपैंडेड प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, वो ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री बड़ी अच्छी किताब है, फिरास अल ख़तीब, ठीक हो गया। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं मुग़लों की, तो उस पर एफ रिचर्ड्स के नाम से एक स्कॉलर है, उन्होंने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, द मुग़ल्स, ठीक है। अगर आप ये देखें, यही डायलेमा है कि उर्दू में कोई ऐसी किताब नहीं जो मैं कॉन्फिडेंस से रेकमेंड कर सकूं मुग़लों के ऊपर। मुग़लों की नैरेटिव तारीख़ लिखी हुई है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन एकेडमिकली साउंड जो एकेडमिक रिसर्च की जो एक अच्छा स्टैंडर्ड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ने
बनाया और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमें किसी ने नहीं रोका कि हम उनका स्टैंडर्ड या उनके एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा ना उठाएं, बिल्कुल उठाएं, लेकिन उसको इस्लामिकली जो है ना, उसको इस्लामोसेंट्रिक करने के लिए हमें ऐसे स्कॉलर्स पैदा करने पड़ेंगे जिनकी नज़र उस ट्रेडिशन पे भी हो और हमारे ट्रेडिशन पे भी हो, तो वो एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो पेश कर सकेंगे। जिस तरह जॉनथन एसी ब्राउन की मैंने आपको मिसाल दी है, उनकी हिस्ट्री पढ़ें आप, मोहम्मद द लेगेसी ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी हदीस द लेगेसी ऑफ द प्रॉफिट और मिस कोटिंग मोहम्मद, बड़ी अच्छी किताब है उनकी, वो पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा हिस्ट्री पे आप पूछ रहे हैं, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री और ह्यू कैनेडी एक अच्छे स्कॉलर हैं, मैंने उनसे खुद डायरेक्टली पढ़ा है, मेरे सुपरवाइज़र भी रह चुके हैं। उनकी किताब है इस्लामिक स्पेन एंड पोर्चुगल, वो पढ़ें आप। अल अंदलुस पे अगर आपने पढ़नी है किताब, बड़ी अच्छी किताब है, मुस्लिम स्पेन के नाम से, 2 वॉल्यूम्स में है, और उसकी जो एडिटर है वो सलमा खदरा जयूसी के नाम से एक स्कॉलर हैं, सलमा खदरा जयूसी, और 2 वॉल्यूम्स हैं इस्लामिक स्पेन के नाम से, टाइटल इस्लामिक स्पेन है, वो आप एक्वायर कर लें। उसके अलावा बहुत, हिस्ट्री तो इतनी वास्ट फील्ड है। अगर आप स्पेन की बात करते हैं तो मैं स्पेन पे ये अल अंदलुस से अगर हम शुरू करें, जो हमारी मुस्लिम सिविलाइजेशन अल अंदलुस में, उसके ऊपर ये किताब आप पढ़ लें, मुस्लिम स्पेन, ठीक हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जिसमें जितने हमारे उमैयद, सफाविद्स, जितने भी मल्टीपल एम्पायर्स गुजरे हैं, अनफॉर्चुनेटली सारा इस तरह कवर हो अनफॉर्चुनेटली एक किताब ऐसी नहीं है जिसमें एक समरी आपको, अगर आप चाहते हैं तो वो है एक तारीख़ इस्लाम के नाम से उर्दू में, दारुस्सलाम पब्लिशर है, उन्होंने छापी है, अकबर आबादी या नजीब आबादी के नाम से हैं ऑथर, अकबर आबादी या नजीब आबादी, कुछ इस तरह उनका नाम है ऑथर का। दारुस्सलाम ने छापी है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुकी है और उर्दू में भी है वो तारीख़ इस्लाम के नाम से, ठीक हो गया। वो एक अच्छा स्टार्ट है। फिर दूसरे एक और बहुत अच्छे ऑथर हैं, अली अस्सलावी, डॉक्टर अली मोहम्मद अस्सलावी, ठीक हो गया। उनकी किताबें जो हैं वो उर्दू में जो ट्रांसलेट हो चुकी हैं, वो 4 खुलफा की बायोग्राफीज़ हो चुकी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और उसके अलावा उनकी जो उन्होंने बायोग्राफ़ी लिखी है हज़रत हसन की और हज़रत अमीर मुआविया की, फिर उस्मानी ऑटोमन्स पे भी लिखी है उन्होंने। अब वो मुझे इसका नहीं पता कि वो उर्दू में ट्रांसलेट हुई है कि नहीं हुई, इंग्लिश में भी है, उनकी ट्रांसलेशन बहुत सारी हैं। और एक ऑटोमन हिस्ट्री पे अगर आप किताबें रिकमेंडेशन चाहते हैं तो इंग्लिश में कैरोलाइन फिंकल की एक किताब है, ओस्मान्स ड्रीम, ओस्मान्स ड्रीम के नाम से किताब है कैरोलाइन फिंकल की, वो आपको सईद बुक बैंक से इस्लामाबाद से मिल जाएगी, ठीक हो गया। फिर हलील एनाल्सिक के नाम से एक ऑथर हैं, हलील एनाल्सिक, टर्किश ऑथर हैं, उनकी इंग्लिश में किताबें हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, वो अच्छा ऑथर हैं। उनकी आप ऑटोमन हिस्ट्री पे किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें। उर्दू में भी आपको नैरेटिव बहुत सारे मिल जाएंगे, हाँ जी, उस्मानी तारीख़ पे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपडेटेड नहीं होंगे, मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड नहीं, पुरानी किताबें लिखी हुई हैं जो कुछ हमारे ऑथर्स हैं। इस तरह मुग़लों के ऊपर आपको प्राइमरी सोर्सेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मोहम्मद साले कम्बोह की है शाहजहान नामा, फिर आप गुलबदन बेगम का हुमायून नामा जो है, हुमायून बादशाह की तारीख़ है, फिर अकबर नामा भी है अबुल फजल का। उसके अलावा औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर आप मसायर आलमगीरी एक किताब है, वो बड़ी अच्छी है, जो सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी तारीख़ है। टीपू सुल्तान के ऊपर अगर आपने किताब पढ़नी है एक, तो केट ब्रिटल बैंक के नाम से एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी किताब लिखी है रिसेंटली, द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से, टीपू सुल्तान, ठीक हो गया। वो बड़ी अच्छी किताब है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन है एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। अगर उर्दू में आपने एक प्राइमरी सोर्स पढ़नी है तो मीर हुसैन अली किरमानी के नाम से एक ऑथर हैं जो टीपू सुल्तान की कोर्ट या उनके दरबार से मुंसलिक थे, उन्होंने किताब लिखी है निशान हैदरी के नाम से, बहुत ज़बरदस्त तारीख़ है। उसी तारीख़ की बुनियाद पर अक्सर मुअर्रिख़ीन ने बाद में टीपू सुल्तान की तारीख़ लिखी है। मीर हुसैन अली किरमानी उनका नाम है, और किताब का नाम है निशान हैदरी। उसका उर्दू तर्जमा दस्तयाब है, मुयस्सर है, आपको मिल जाएगा ये सईद बुक बैंक से। और उसके अलावा बहादुर शाह ज़फ़र की बहुत अच्छी बायोग्राफ़ी लिखी है, द लास्ट मुग़ल, बड़ी ज़बरदस्त बायोग्राफ़ी विलियम डालरिम्पल ने। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हिस्ट्री है वो लिखी है
इन्होंने विलियम डालरिम्पल ने द एनार्की के नाम से एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे थे एक दफ़ा, तो वो बड़ी मशहूर हो गई किताब उसकी वजह से। तो ये कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं। इमरान खान साहब से याद है, वो जो भी बात करते हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन आजकल में, जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनके जो एक्टिविटी से रिलेटेड है वो अर्तुगरुल सीज़न जो है जी तो ये जो अर्तुगरुल साहब थे, इन्होंने काफ़ी एक हिस्टोरिकल फिगर तो थे काफ़ी बड़े। अगेन सवाल वही आ जाता है कि इनसे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री हमने सीज़न में देखी है, आई एम श्योर सबने देख ली होगी अब तक, उसमें कितनी ट्रस्टवर्दीनेस है और कितनी सच्चाई और कितनी अर्तुगरुल जो एक शख्सियत हैं, उनके बारे में तारीख़ी तौर पर कुछ भी नहीं पता। अच्छा। बिल्कुल, यानी बिल्कुल तारीख़ी, अगर तारीख़ की निगाह से आप देखें, एक मौर्रिख़ की निगाह से देखें, तो उनके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम ऑथेंटिकेट कर सकें या यकीनी तौर पे हम कह सकें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। उनके बारे में सिर्फ यही पता है कि वो गाज़ी उस्मान या अमीर उस्मान के वालिद थे, और वो भी सिर्फ एक कॉइन, एक सिक्का है जिसकी वजह से पता है उसके ऊपर उस्मान बिन अर्तुगरुल लिखा हुआ है। ठीक हो गया। बाकी जो हिस्ट्री जो इस ड्रामे में पेश की गई है वो फिक्शन, इज़ ऑल फिक्शन बेस्ड। ये एक ड्रामा है, हकीकी तौर पे एक ड्रामा है जिसमें इस्लामी तहज़ीब की अक्कासी की गई है। तो उस लिहाज से इस ड्रामे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। इसको ड्रामा समझ के ही देखना चाहिए, इसको मुस्लिम तारीख़ समझ के नहीं देखना चाहिए। इससे तारीख़ आप मत सीखें, इससे आप मुस्लिम कल्चर जो है तुर्कों का उस वक्त, उस दौर का, उसके बारे में ज़रूर सीख सकते हैं। जो उनका कोड ऑफ ऑनर था, जो उनका रहन सहन का तरीका था, जो उनकी स्ट्रगल्स थी, जो और उसमें भी काफ़ी एग्जैजरेशन होगी, यकीनन होगी, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है कि उनकी जो 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 जनरल हिस्टोरिक आउटलाइन थी कि उनका मुकाबला किन लोगों के साथ था, मंगोलों के साथ था, और सुलेबी जो कारिंदे थे उस टाइम या क्रूसेडर्स उनके साथ था। ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन अर्तुगरुल जो है वो एक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हिस्टोरिक ड्रामा नहीं है, हिस्ट्री बेस्ड है, ओके। लेकिन हिस्टोरिक, आप इससे हिस्ट्री नहीं सीख सकते, और ये किसी भी ड्रामा या फिल्म के बारे में आप कह सकते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा ड्रामा है जिसमें मुस्लिम कल्चर की अक्कासी की गई है, और इससे बहुत सारे लोग इस्लामिक कल्चर के बारे में इंस्पायर्ड भी हुए हैं। इसका ये फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स अगर आप देखें, इंडियन जो प्रोपेगेंडा मूवीज़ बना रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए, ये जिस तरह पद्मावती उन्होंने बनाई, ठीक है, उसमें एक फिक्शनल स्टोरी को उन्होंने हिस्टोरिक बना के पेश कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, सुल्तान थे, मुस्लिम सुल्तान थे, वो एक हिंदू औरत के इश्क में पागल हो गए पद्मावती के नाम से, और उसकी वजह से उन्होंने उस इलाके पे हमला कर दिया और हिंदू बादशाह को भी मार दिया और पूरी पॉपुलेशन को भी तबाह कर दिया, एक औरत को, और फिर वो औरत मिली भी नहीं उनको। ठीक हो गया। और उसमें उनका मकसद ये था, ये बॉलीवुड वालों का, क्योंकि ये बीजेपी इंस्पायर्ड है, फंडेड है, इंस्पायर्ड है, या प्रेशराइज्ड है, या इन्फ्लुएंस्ड है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट उनको थ्रेटन कर रही है या उनसे करवा रही है, मूवीज़ बनवा रही है। तो इसमें उनका मकसद ये था कि मुस्लिम सलातीन या मुस्लिम दौर को जो है ना एक इंतहाई, उसकी बहुत एक घटिया अक्कासी की जाए और उसको एक बदतरीन दौर बना के पेश किया जाए। इसी तरह उन्होंने यही किया बाजीराव मस्तानी में, कि बाजीराव जो एक मराठा सरदार था जिसने हमले किए थे मुग़लों के ऊपर और मुग़ल टेरिटरी पर, और काफ़ी उसको सक्सेस भी उसको मिली, नो डाउट। लेकिन उसको उन्होंने हीरो बना के पेश किया, बहुत नोबल कैरेक्टर बना के पेश किया, और मुग़लों को शैतान बना के दिखाया, और जो निज़ाम ऑफ दक्कन था उसको भी शैतान बना के दिखाया। वजह ये थी कि इनकी जो हिंदू कैरेक्टर्स हैं, फिगर्स हैं, उनको बहुत नोबल बना के पेश किया जाए, नोबिलिटी के साथ, और मुसलमानों को उनकी अक्कासी जो है। तो इसलिए मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंदाज़ा हो गया कि अर्तुगरुल की रिलीज़ के बाद कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है मीडिया की आज के दौर में। हमें मीडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे लगता है जैसे हिस्ट्री के ऊपर कम जोर दिया जाए और मीडिया के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए कि लोगों को ये तरीका इंस्पायर करने का। हिस्ट्री तो एक आधा बंदा हो जिसने प्रॉपर पढ़ी भी होती हमारे पास लेकिन इतने, सबने देखा हो। देखिए हमारे पास इतने ओरिजिनल कैरेक्टर्स, ओरिजिनल स्टोरीज हैं कि हमें फिक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ उनकी अक्कासी करनी है ड्रामाज में, मूवीज़ में, कार्टून्स में, ठीक है। गेम्स बना लें आप, अपने बच्चों के लिए गेम्स बना लें आप, ठीक हो गया।
तो हमें उनकी अक्कासी करनी है और वो मूवीज़ के थ्रू करनी है, ड्रामास के थ्रू करनी है, ताकि आपके बच्चे फ्यूचर के लिए इंस्पायर हों इन चीज़ों से। जब तक आप इस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे, आपके दुश्मन फ़ायदा उठाते रहेंगे। बॉलीवुड में आपको डिमोनाइज़ किया जा रहा है, आप शयातीन हैं, आप गंदे लोग हैं, आप जो हैं गैंगस्टर्स हैं। इंडियन मूवी जो भी आप उठा के देखेंगे उसमें मुस्तफ़ा के नाम से जो गैंगस्टर होगा उसने रुमाल डाला होगा अपने कंधे पे, बल्कि वो गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से एक मूवी भी बनी थी, नाना पाटेकर उसमें हीरो था, ठीक है। उसमें नाना पाटेकर जो गैंगस्टर है, हीरो है, वो कातिल है, वो उसका गो के सरगना हिंदू है, लेकिन आगे मारने मराने वाले जितने भी गैंगस्टर्स हैं, क्राइम करने वाले, वो मुस्लिम्स हैं। ये एक उन्होंने इमेज क्रिएट किया और इस इमेज को वो हिस्ट्री के साथ लिंक करते हैं कि इनके पिछले भी जो हैं वो भी गैंगस्टर थे, वो कातिल थे, वो बुरे लोग थे। इसी तरह हॉलीवुड में आप चले जाइए, आप टेररिस्ट हैं, उनकी मूवीज़ में आप टेररिस्ट हैं, आपकी कभी वो सही अक्कासी करेंगे नहीं, आपको अच्छा इमेज कभी नहीं देंगे। वो आपका कभी भी अच्छा इमेज किसी इंडियन हिस्ट्री में, रिसेंट इंडियन प्रोडक्शन में या हॉलीवुड प्रोडक्शन में नहीं आएगा, या किसी यूरोपियन प्रोडक्शन में नहीं आएगा। आपको अपनी प्रोडक्शन खुद ही पैदा करनी पड़ेगी, अपनी सिविलाइजेशन खुद लोगों को उसकी अक्कासी करके दिखाना पड़ेगा, जिस तरह अर्तुगरुल में हुआ है। तब जाके आपकी फॉर्चून्स चेंज होंगी, वरना आप शैतान के रूप में दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे, जो अब हो रहा है। तो उसके लिए आपको अपने जो कैरेक्टर्स है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे मूवी बनाएं आप, टीपू सुल्तान पे बनाएं आप हारून रशीद पे बनाएं आप उमर बिन अब्दुल अजीज पे मूवी बनाएं, आप सहाबियों के दौर की अक्कासी करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इस्लामिक प्रिंसिपल्स। उमर सीरीज जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन उसने इतने लोगों को इंस्पायर किया है कि इट्स अनबिलीवेबल। मैसेज मूवी आज तक लोगों को इंस्पायर कर रही है। द मैसेज 70s में बनी थी, हालांकि उसमें मैसेज मूवी में जो एक्चुअल एक्टर्स हैं वो खुद दे आर नॉट मुस्लिम्स वो बहुत इंस्पायर हो गए थे इस्लाम से। वो मूवी में काम करने की वजह से इंस्पायर हो गए थे इस्लाम से। वो मुसलमान हो गए थे? नहीं, उनमें आई डोंट नो इफ एनीवन बिकेम मुस्लिम, लेकिन दे वर हेवीली इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। तो इसमें अब हमारा अपना कसूर है कि हमारे जो मूवी डायरेक्टर्स हैं ये ठुमकों वाली मूवीज़ बनाना बंद करें, ये शराब और गाने और बजाने वाली मूवीज़ बंद करें। ये पीछे पाकिस्तान में भी ड्रामा शुरू हुआ था, पता नहीं क्या इन्होंने मूवीज़ बनाना शुरू कर दी थी अजीब वगैरह। मैंने न्यूज़ पे देखा कि बहुत एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी, एक कोई प्रोडक्शन हुई थी यहाँ पे पाकिस्तान में। क्या हो गया इन पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को और हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या गंद। अगर आपने प्रोस्टिट्यूशन ही प्रमोट करनी है, ठीक है, या आपने करप्शन प्रमोट करनी है माशरे में, या गलत रिवायात प्रमोट करनी है, तो फिर आपको नई मूवीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन मूवीज़ चलाएं, यहाँ पे आप चलाएं हॉलीवुड की मूवीज़, आप अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी बेटियों को दिखाएं बिठा के उनको, फिर देखें उसका नतीजा क्या होगा। एक सर और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ये रिसेंट हाया सोफिया वाली जो बात हुई थी जी, तो इस पे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ क्या लें रवैये हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। एक मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि क्रिश्चियन मुस्लिम जो इसकी हिस्ट्री है, अगेन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये कि अगेन इज़ द हिस्ट्री रियली ट्रस्टवर्दी। और दूसरी ये बात कि हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर मसला। आई मीन हाया सोफिया, जी इसके ऊपर मेरा पूरा एक उर्दू में बयान है। अच्छा, आप उसको यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। अदनान रशीद हाया सोफिया अगर आप लिखें उस पर आ जाएगा वो, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है। मैंने पूरी हिस्ट्री उसकी बयान भी की है तकरीबन। वो ये है, शॉर्ट उसका यही है कि हाया सोफिया एक चर्च थी। चर्च से पहले एक टेंपल था उस जगह पे, रोमन टेंपल था। रोमन टेंपल को हटा के वहाँ पे चर्च बनाई गई। चर्च जब सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने जबरन कब्ज़ा किया कुस्तुनतुनिया पे, कुस्तुनतुनिया को ख़त्म करना, उस टाइम जो कुस्तुनतुनिया में रोम की हुकूमत थी या जो भी उसकी वाक़यात थी उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, क्योंकि उस्मानियों को बहुत सारे ख़तरात थे और मुसलमानों को बहुत सारे ख़तरात थे उसकी वजह से। तो सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने फ़ैसला करके उस कुस्तुनतुनिया शहर पर हमला किया और बाय दैट वर्च्यू उस टाइम का जो कानून था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके कब्ज़े में टेरिटरी आ गई वो सब कुछ उसका है। तो सुल्तान के कब्ज़े में चर्च आई और उन्होंने उसको मस्जिद बना दिया। तो ये तकरीबन आप कह लें पिछले 500 साल पहले की बात है, ठीक हो गया। तो उसके बाद अतातुर्क में उसको आके मस्जिद को म्यूज़ियम बना दिया। अभी म्यूज़ियम से टर्किश गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिकली वोटिंग करवा के या लॉ पास करके जिस तरह भी किया है उसको वापस मस्जिद बना दिया। तो मस्जिद वापस मस्जिद बन गई है, तो इसमें क्या बुरी बात है।
तो ये लिबरल्स और ये जो सारे क्रिश्चियंस और ये सारे इस्लामोफोब्स शोर डाल रहे हैं, दे आर अ बंच ऑफ मुनाफिक्स, यू नो, they don't care about history or objectivity or context. They don't care about these things. अदनान भाई, यंगस्टर्स, हम जैसे यंगस्टर्स को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए नॉलेज वाइज? मतलब इस्लामिक हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हैं जो एसेंशियल है हमारे लिए। ऑब्वियसली अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री, सलफ़ का जो पीरियड है, वो तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा हमें मुस्लिम सिविलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हाउ वाज मुस्लिम सिविलाइजेशन created and what it did and what it can do for us today. ठीक हो गया? ये चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। How was it created or how it came about? What were its achievements and how we can take inspiration from it today? Okay, ये चीज़ें तीन जो हैं इन पे फोकस करना चाहिए। How, to put it in simple terms, it was created by the Quran. There is no Islam without the Quran and there is no Muslim civilization without Islam. भी मैं आपको चेन दे देता हूँ ना। There is no Islam without the Quran, there is no Muslim without Islam and there is no Muslim civilization without Muslims. Okay? So the Quran is at the root of the Muslim civilization. Its greatest achievements are a product of that seed. Okay? So you need to make that link visible for the world. Okay? उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप उसको स्टडी करेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन के किसी भी एरिया में आप फोकस कर लें। मिसाल के तौर पे आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट अथॉरिटीज ऑन इस्लामिक स्पेन, आप माने ना माने, वॉज अ पाकिस्तानी, SM इमामुद्दीन। He was Bengali originally. He was from Bangladesh side. Okay. But in the 60s and the 70s, he was one of the greatest authorities on Islamic Spain. SM Imamuddin. He has published amazing works on Muslim Spain, which are still referenced to this day. To this day. Okay. आप उनकी बुक्स जाके देख लें, SM इमामुद्दीन को गूगल करें और उनकी बुक्स देखें on Islamic Spain, on Muslim Spain. Some of his books can be found even in Pakistan. Okay. तो ज़रूर ऐसे लोग पैदा करने हैं हमें जो रीजनल हिस्ट्री पे एक जो है ना एक्सपर्टी पैदा कर लें, वो एक्सपर्ट्स हो जाएं, इस्लामिक स्पेन पे हो जाएं, फिर अयूबिड्स पे हो जाएं, अब्बासिड्स पे हो जाएं, उमैय्यद्स पे कर लें। मिसाल के तो ऑटोमन्स पे हमें एक्सपर्ट्स क्रिएट करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमन्स पे सिर्फ तुर्की जो हैं वो पढ़ें, टर्किश लोग ही हैं जो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी ही मुग़ल हिस्ट्री को मास्टर करें, ज़रूरी नहीं है, टर्किश लोग भी पढ़ें, दूसरे लोग भी पढ़ें। जब ये हो जाएगा ना शुरू काम, तो इंशाल्लाह इतने स्कॉलर्स, इतने इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो जाएंगे कि वो अच्छे तरीके से मुस्लिम सिविलाइजेशन की अक्कासी कर सकेंगे और रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अच्छा अदनान भाई, आप काफ़ी जगह घूमे भी हैं, काफ़ी फिरे हुए भी हैं, इस लिहाज से हमारा एक थोड़ा पर्सनल एजेंडा भी दरमियान में आ जाता है, क्योंकि हम भी इस शौक़ का काफ़ी रखने वाले हैं। तो आप अफ्रीका वगैरह भी घूमे हुए हैं, तो बेसिकली अपने ट्रैवल के बारे में थोड़ा सा बताएं। कौन सी जगह आप घूम चुके हैं, कौन सी आप रिकमेंड करेंगे फॉर पर्पज़ ऑफ लर्निंग एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज़ ऑफ एंजॉयमेंट? मैं तकरीबन आई थिंक मिनिमम एटलीस्ट 54 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। हाँ जी, मैं एक वो भी मुझे इस तरह इस वजह से याद है कि मैं और मेरा बेटा मूसा जो है, एक दिन कंपटीशन हमारे में शुरू हो गया। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, बाप का बाप कोई नहीं बन सकता बच्चे। वो कहते हैं नहीं, मैं आपसे ज़्यादा मुल्कों में गया हूँ। मैंने कहा मैं अभी भी कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, बाप का बाप कोई नहीं बन सकता। कहते हैं नहीं गिनते हैं। हमने गिने फिर, तो मैं 54 कंट्रीज़ में, वो 34 कंट्रीज़ में जा सकता। हाँ, तो काफ़ी घूमा है। और वो मैंने कहा आधी दुनिया तो तू मेरी वजह से घूमे, मेरे साथ घूमे, मैं तुझे उठा के लेके गया हूँ। यू नो, वो जो बहुत सारी जो बड़ी चंक थी उसकी प्रोफाइल में, जो उसकी CV में मुल्क आए हैं, वो आई टुक हिम विद मी। हाँ, तो मैंने कहा वो भी मेरे खाते में डालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। मैंने बाय रोड लंदन से लिबिया तक का सफ़र किया है, और फिर बाय रोड लंदन से ही दूसरा रूट लेते हुए टर्की से Europe, through Europe and Turkey, and then Greece and Turkey, and then into Syria and Jordan, and then to Gaza. This was in 2010, before all of this war and revolution in the Middle East. जी, I took aid, humanitarian aid लेके गए थे जब इसराइल ने
गज़ा पे बमबारी की थी 2008 में, तो उसके नतीजे में बहुत लोग डैमेज भी हुए, उनके घर भी टूटे, और यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ नीड फॉर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। तो उस सिलसिले में हम गज़ा बाय रोड गए थे एड लेके लंदन से, ये तो पूरा कॉन्वॉय, एक कितना काफिला। कितना टाइम लगा होगा इसमें? हमें तकरीबन 3 हफ्ते लगे थे टोटल। अच्छा। हाँ, और ये पहुंचने मुस्लिम्स में। नॉन मुस्लिम्स इकट्ठे? मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स इकट्ठे। इसमें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आप बहुत बहुत बहुत, आई कैन राइट अ बुक। जो इंटरेक्शंस हुए, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट things I can say that happened to me in my life. And Musa says the same thing. That experience was one of the best things that exposed him to the world. तो इस किस्म के वेंचर्स जब आप, तो इसमें बहुत सारे हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, बल्कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। मिसाल के तौर पे जो साबिका वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, टोनी ब्लेयर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी वाइफ शेरी ब्लेयर की हाफ सिस्टर है लॉरेन बूथ के नाम से, शी वॉज ऑल्सो ऑन दैट कॉन्वॉय विद अस, हमारे साथ उस कॉन्वॉय में शामिल थी। एट दैट टाइम शी वॉजन अ मुस्लिम, लेकिन गज़ा जाके शी मेट अ फैमिली, एक फैमिली के पास वो एड लेके गई, मदद लेके। तो उस औरत ने लॉरेन बूथ को कहा कि ये मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मेरी बहन को ज़रूरत है। बहन से मुराद एक और मुसलमान बहन, सगी बहन नहीं, वो एक और इस घर में कुछ फासले पर एक औरत रहती है, खातून, उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो ख़ुद गरीब थी औरत और ज़रूरतमंद थी। तो लॉरेन बूथ को उस एक तजुर्बे ने जो है ना वो हिला के रख दिया। शी बिकेम सो inspired by that passion and that love and that sense of attachment, despite the fact that they are facing one of the biggest powers in the world, Israel. हाँ, तो Islam entered her heart at that time and she became a Muslim later on, and alhamdulillah she is one of the biggest Muslim activists in the world today. Lauren Booth, अगर आप उनकी प्रोफाइल चेक करें, and she is the sister-in-law of the ex-Prime Minister of Britain, Tony Blair. Tony Blair, who happened to be one of the biggest, I would say, not tyrant, but one of the biggest instigators of one of the biggest murders in the world, Iraq War. Yes. Unfortunately. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमें, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको, मैं इसी तरह के एक सफ़र में जब दोबारा हम दूसरी दफ़ा गज़ा एड लेके जा रहे थे, मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ बाय रोड, दूसरी दफ़ा गज़ा एड लेके जा रहे थे, तो उस सफ़र के दौरान मैं उमर मुख्तार, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे लिबिया में, जिन्होंने इटालियन ऑक्यूपेशन, इटली ने 1911 में लिबिया पे हमला करके लिबिया पे कब्ज़ा कर लिया, तो तकरीबन 20 साल तक उमर मुख्तार जो है वो इटली के ख़िलाफ़ जंग करते रहे। और मेरे, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरे परदादा के दादा की कुछ सिमिलर हिस्ट्री है, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ लड़ते रहे वो। तो उमर मुख्तार बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। 1931 में उनको फांसी दी गई। अगर आप एक मूवी देखें, द लायन ऑफ द डेजर्ट, उसमें एंथनी क्विन जो हैं वो उमर मुख्तार का रोल अदा कर रहे हैं, और ये मूवी मुस्तफ़ा अकाद ने बनाई है, जिन्होंने द मैसेज बनाई थी। हाँ, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही हैं, मुस्तफ़ा अकाद, जो 2005 में बम धमाके में हलाक हुए, और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पे एक मूवी बनाने वाले थे। कुछ लोग कहते हैं इसी वजह से उनको हलाक कर दिया गया। यानी मीडिया की इतनी ताकत है, मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, आपके दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप ऐसी मूवीज़ बनाएं जो मुस्लिम यूथ को ग्लोबली इंस्पायर कर दें। अर्तुगरुल तो हज़म नहीं हो रही ना, अर्तुगरुल सीरीज़ जो है ये इस्लाम दुश्मन अनासिर जो हैं पूरी दुनिया में, और उनके जो अंडे बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे हज़म नहीं हो रहा ये एक सीरीज़। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सीरीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। टीपू सुल्तान पे दोबारा एक मूवी बननी चाहिए, ड्रामा बनना चाहिए। वो अभी तक हम 1980s का जो में वो ड्रामा फिरोज़ खान के भाई ने बनाया था, क्या नाम है उसका, टीपू सुल्तान, अभी तक उसी को 65 की वॉर का जो वो अजीज भट्टी शहीद वाला जी ड्रामा बना था, एग्जैक्टली वही चल रहा है। चलें, वो तो नेशनल स्टोरीज है ना। हम पाकिस्तान रिलेट्स टू द ग्लोबल मुस्लिम सिविलाइजेशन। पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन। पाकिस्तान वाज मेड इन द नेम ऑफ इस्लाम, ये मत भूलें। पाकिस्तान की अपनी नेशनल आइडेंटिटी है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो इस्लाम है। इस्लाम के बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था, ठीक है। तो हमने उस सिविलाइजेशन को ऑन करना है,
जिस तरह नसीम एजाजी के जो ड्रामे जो बने थे ना, वो हमें बाबर पे बनाया था ड्रामा, एक बनाया गया था 90s में। टीपू सुल्तान पे एक ड्रामा 90s में बनाया गया था। दोबारा अच्छी प्रोडक्शन क्रिएट करें ताकि आपके यंगस्टर्स इन मूवीज़ को वॉच करें, इंस्पिरेशन ले। तो लाइन ऑफ द डेजर्ट मूवी आप देखेंगे, उसमें उमर मुख्तार के नाम से वो हैं, तो उनके साहबजादे से मैं मिला। अच्छा। वो 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी उस वक्त, और मुझे बताया गया जब मैं लिबिया में था, बेनगाज़ी में, कि उनके साहब उमर मुख्तार के साहबजादे जो हयात हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा वो 1931 में उनको फांसी हुई थी, एंड ही वाज 73 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, तो उनका साहबजादा किस तरह ज़िंदा हो सकता है? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा पोता होगा। उन्होंने कहा नहीं, उनके साहबजादे, उनका बेटा है। अच्छा। कि मैं मिले बगैर जा नहीं सकता। तो हम सब उनको मिलने गए। तो मैंने उनसे पूछा, शेख मोहम्मद उनका नाम था। मैंने उनसे पूछा, मेरे उनके साथ तस्वीरें भी हैं गालिबन। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने वालिद से कब मिले थे आखिरी बार? तो उन्होंने फरमाया कि मैं 1927 में अपने वालिद को देखा जब मैं 6 साल का था, और जब मैं 10 साल का था तो उनको फांसी हुई थी। 1927 में मैंने उनको आखिरी बार देखा था, और उसके बाद मैंने उनको 4 साल के लिए नहीं देखा। बस यही बाद में पता चला कि उनको फांसी दे दी गई है, क्योंकि वो मुजाहिद थे और वो ही वॉज ऑन द मूव ऑल द टाइम, एंड द लास्ट टाइम ही सॉ हिज सन वाज 4 years बिफोर ही वाज शहीद। तो मेरे लिए तो एक बहुत इंस्पिरेशनल घड़ी थी वो, उनको मिलना, और उनके उमर मुख्तार के पोते और फिर उनके पड़पोते मुझे मिले वहाँ पर, और काफ़ी बड़ी मेरे लिए एक सादत थी। ये 2010 की बात है। अभी उनकी वफ़ात हो चुकी है, रहमतुल्लाह अलैह, वो फौत हो गए हैं। तो मेरे लिए एक बहुत अजीब सा वाक़या था वो। तो इन जर्नीज़ पे बहुत कुछ मुझे ऐसे तजुर्बात हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मेरी शख्सियत शनासी या शख्सियत की जो बनी है, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों का, इन तजुर्बों का। जी चलिए अदनान भाई, जज़ाकल्लाह खैरन, आपने हमें इतना वक्त दिया। बहुत लंबा हो गया ये इंटरव्यू। हमने बहुत कुछ आपसे सीखा, और उम्मीद है लिसनर्स भी उनको काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे वो। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि वो इससे कुछ सीखें और इस पर अमल करें, तो मेरे लिए सदका जारी होगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy.